अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक न्यू कंप्लीट नॉवेल रीड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा कि ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। जो आज मैं नॉवेल रीड करने जा रही हूँ उसका जेनर है केयरिंग हीरो, फोर्स्ड मैरिज, यूनी बेस्ड, कजिन मैरिज। बहुत रोमांटिक सी लव स्टोरी है, बोल्ड बिल्कुल नहीं है और आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। चलिए अपना नॉवेल स्टार्ट करते हैं। बाहर शाम की स्याही धीरे धीरे गहरी हो रही थी। कमरे में नीम अंधेरा फैला हुआ था। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। रोहा कसमरंदी से बेड पर आंखें बंद किए हुए पड़ी थी। उसे ये खामोशी बहुत ही भली लग रही थी क्योंकि इस घर में खामोशी शाज़ नादर ही होती थी। इस घर में हर वक्त कह कहे गूंजते हैं, बहुत सारा प्यार, रिश्ते नाते, अपनों का साथ, एक मुकम्मल घर का सुकून, सब कुछ था यहाँ। एक दूसरे पे जान निछावर करने वाले लोग, लेकिन इसके साथ ही हर घर में जैसे कुछ लोग अपने अंदर जहर भरे हुए होते हैं, ऐसे ही कुछ सांप हर वक्त डसने को तैयार रहते हैं। रोहा आंखें मूंदे हुए इस सुकून को महसूस करना चाहती थी। तभी खामोशी को चीरती हुई अम्मा बी की तेज़ आवाज़ आई थी। साथ ही उनकी छपेड़ी की टिक टिक की आवाज़ भी करीब आ रही थी। रोहा ने झट से बिस्तर से निकली और दुपट्टा अच्छी तरह लपेट कर बाहर निकल आई थी। अरे बेटा, आज खूब सोई हो तुम। मैं कब से तुम्हारा नीचे आने का इंतज़ार कर रही हूँ। सॉरी अम्मा बी, बस आँख लग गई थी। चलो कोई बात नहीं बेटा, वो लखाजत से बोली। आप ऊपर क्यों आई? बेटा, जैन कब का आ चुका है, तुम्हें पता है आज मुलाजमा भी कोई नहीं, घर में वो बेचारा भूखा बैठा है। जी अम्मा, चलें फिर। वो उन्हें इशारों से थामती हुई आगे बढ़ी थी। वो सीढ़ियों से नीचे उतरी तो सामने ही वो जाने दुश्मन अपनी तमाम तर वजाहत के साथ मौजूद था। ब्लैक कलर के ढीले ढाले शलवार कमीज़ में मलबूस, हाथ में रिमोट उठाए कोई बिजनेस प्रोग्राम देख रहा था। रोहा ने करीब आकर उसे सलाम किया, जिसका उसने बगैर देखे जवाब दिया था। रोहा किचन की तरफ बढ़ गई थी। खाना टेबल पर लगाकर उसे इत्तला दी तो हाथ से रिमोट छोड़कर किचन में चला आया। साथ ही अम्मा बी को खाने की दावत देना नहीं भूला था। अम्मा बी ने नफ़ी में सर हिलाया और नमाज के लिए उठ गई। उसने हाथ धोकर खाना शुरू किया और एक बार भी उसे खाने के लिए नहीं पूछा था। वो थोड़ी देर उसे देखती रही, फिर मुड़कर चाय का पानी चूल्हे पर चढ़ा दिया था। वो चाय का पानी चढ़ाकर ख्यालों में कहीं और ही पहुंच गई थी। होश में तो तब आई जब किसी का धक्का लगा। जल्दी से गर्म पैन को हाथ लगाना चाहा, लेकिन दरमियान में ही जैन ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या कर रही हो? होश में हो? हाथ जल जाता तुम्हारा अभी तो। वो अब खुशमगीन नज़रों से उसे घूर रहा था। रोहा ने नज़रें झुका ली थीं। उसका हाथ अभी भी जैन के हाथ में था। रोहा ने अपना हाथ खींचा तो उसने जल्दी से उसका हाथ छोड़ दिया था। चाय मेरे कमरे में दे जाना, वो हुक्म सुनाकर तेज़ी से वहाँ से निकल गया था। घर में सब लोग अवकड़ा शादी पर गए हुए थे। अम्मा भी नगीना हसन हसन अहमद की बेवा हैं। उनकी 3 बेटे और 1 बेटी है। सबसे बड़ा बेटा हैदर हसन है, जिनकी बीवी वफारिया बहुत ही सुलझी हुई खातून है। उनका एक बेटा जैन वलीद है, जो अमेरिका से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री लेकर आया है। उनसे छोटे वकास हसन हैं, जिनकी बीवी सबिहा तेज़ मिजाज की हैं और उनकी 2 बेटियां और 1 बेटा है, रोहा और यावर, जो कि माँ पर तो है। उसका छोटे हम्माद हसन हैं। उनकी बीवी जोएला बहुत ही अच्छी और धीमे मिजाज की हैं। उनके 1 बेटा और 1 बेटी मरियम थी। सबसे छोटी और उनकी लाडली बेटी दरिया थी, जो बहुत ही नाजो नाम से पाली गई थी। उसने अपनी पसंद से कमाल अहमद से शादी और शादी के सिर्फ 1 साल बाद कुछ दिनों कोई रोहा को छोड़कर एक एक्सीडेंट में उस दारफ़ानी से कूच कर गई थी और रोहा को अम्मा बी ने अपनी आगोश में भर लिया। रोहा सबकी लाडली थी, लेकिन जब से वो जवान हुई थी उसकी खूबसूरती की वजह से कुछ लोगों की नज़रों में खटकने लगी थी। वो चाय लेकर कमरे में गई तो वो बेड पर कोई फ़ाइल खोले हुए उसे अहमक था। वो चाय रखकर मुड़ी तो उसने पुकार लिया। मुड़कर देखा, जो सर उठाए उसे ही देख रहा था। उसने सामने रखे अपने कोट की तरफ इशारा करते हुए रोहा को देने के लिए कहा था। रोहा ने कोट लेकर उसके हाथ में दिया तो उसने कोट के पॉकेट से नोटों की गड्डी रोहा की तरफ बढ़ाई थी। अम्मा बी ने बताया था तुमने सेमेस्टर की फ़ीस जमा करवानी है, ये अम्मा बी को दे देना और अपनी फ़ीस स्लिप मुझे दे देना। रोहा ने इस बात में सर हिलाया और बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गई थी। उसके बाहर निकलते ही जैन हैदर ने बैट के साथ टेक लगा ली और साथ ही सिगरेट भी सुलगा लिया।
और दरवाजे की तरफ देखने लगा जहाँ वो अभी निकल कर ही गई थी। जैन हैदर ने जब से होश संभाला था उसने अम्मा बी से एक ही बात सुनता आया था कि उसे रोहा का ख्याल रखना है, जैसे उसकी फुप्पो बचपन में उसका रखा करती थी। उसे दरिया फुप्पो की थोड़ी थोड़ी याद आती थी। वो रोहा से पूरे 10 साल बड़ा था। वो बगैर कहे उसकी हर ज़रूरत पूरी करता था। वो जब भी उसे छुप छुप कर देखती थी वो जानता होता था, लेकिन जैन के देखने पर वो नज़रें फेर लेती थी। वो जानता था वो उसके लिए दिल में अलग जज्बात रखती है, लेकिन वो उसकी हौसला अफजाई नहीं करना चाहता था, क्योंकि एक तो वो बहुत छोटी थी, दूसरा वो अभी पढ़ रही थी। लेकिन वो इसलिए इस साहिबान की तरह था, हर जगह बगैर उसको पता चले उसकी ढाल बन जाता। जब भी किसी को उसकी किसी बात पर गुस्सा होता या उससे कोई उल्टा काम हो जाता तो वो कुछ न कुछ करके उसे बचा लेता। रात गए सब लोग लौट आए थे। रोहा जल्दी सो गई थी। सुबह उठे सारे घर पर सन्नाटे का राज था। सब लोग अभी तक सो रहे थे। छुट्टी का दिन होने की वजह से सब मर्द भी सो रहे थे। वो किचन में अम्मा बी के लिए चाय बना रही थी। तभी जैन ने दरवाजे पर हाँक लगाई, एक कप चाय मेरे लिए भी। रोहा ने मुड़कर देखा तो वो गायब हो चुका था। वो चाय लेकर अम्मा बी के कमरे में आई तो वो उनके साथ बातों में मशगूल था। उन दोनों को चाय के कप थमाकर वो अलमारी से अम्मा बी के और अपने कपड़े निकालने लगी थी। अम्मा बी अपने पसंदीदा टॉपिक पर पहुंच चुकी थी और वो था जैन हैदर की शादी। और वो था कि ये बात सुनते ही हत्ते से उखड़ जाता था। इस वक्त अम्मा बी उसे कन्वेंस करने की कोशिश कर रही थी। रोहा की एक सांस आ रही थी तो एक जा रही थी। आखिर कब करोगे तुम शादी? पूरे 30 साल के हो गए हो तुम। वो भी बज़िद था कि उसे अभी शादी नहीं करनी है। बेटा, अगर कोई पसंद है तो बता दो। अम्मा भी पसंद तो है, लेकिन वक्त आने पर बताऊंगा। रोहा अब मज़ीद नहीं सुन सकती थी, इसीलिए कमरे से बाहर निकल आई थी। अच्छा, तो जैन हैदर आपने किसी को पसंद कर लिया है? वो अपने हाथों की लकीरों में उलझ गई थी। ये तो जानती हूँ आप मेरे नहीं हो सकते, लेकिन ये भी एक दर्दनाक लकमा होगा जब आप किसी और का होता हुआ देखूंगी। रोहा ने हमेशा से ही जैन हैदर को अपने खोल में बंद पाया था। कुछ मखसूस लोग थे जिनके साथ वो फ्रैंक था। उन लोगों में अम्मा बी, हम्माद हसन और फारिया शामिल थे। रोहा को पहल तो वो बहुत खड़ूस लगता था और इस बात का जिक्र वो खुल्लम खुल्ला अम्मा बी से करती थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि अम्मा बी उसकी ये नादर ख्यालात मनोआन जैन हैदर को गोशे गुजारती हैं। उसकी सोच के मुताबिक खड़ूस, ज़िद्दी और ख़ुद पसंद था वो, लेकिन दिल पर उसका इख्तियार नहीं था। 2 साल पहले तक वो पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन फिर जब उसने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तब अपने शौक़ की तहमील के लिए जैन हैदर भी उसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के फ़राइज़ अंजाम दे रहा था। यूनी के पहले दिन अम्मा बी के कहने के बावजूद उसे अपने साथ यूनी नहीं लेकर गया था। उसे बहुत ताव आया। बातचीत तो वैसे भी ज़रूरतन ही होती थी, लेकिन अब रोहा ने सोच लिया था कि वो अब इससे किसी किस्म की मदद नहीं लेगी। सारे रास्ते उसकी रवैये को लेकर बार बार उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। जब वो यूनी पहुंची तो अपनी सोचों में उलझती वो सीनियर्स के हाथ चढ़ गई थी, जो उसे एक बड़े हॉल में ले आए थे जहां उस जैसे और बहुत सारे फ्रेशर्स मौजूद थे। तमाम फ्रेशर्स को फजूल किस्म के काम करने के लिए कहा गया था। जब रोहा की बारी आई तो उसे गाना सुनाने के लिए बोला गया था। वो कांपती टांगों और लरजते दिल के साथ स्टेज पर पहुंची तो अपने सामने इतने सारे लोगों को देखकर उसका दिल कांप कर रह गया था। उसने अपने आप को कोसा कि वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने इस यूनी में अपना एडमिशन लेने पर प्रेफर किया था। उसे याद आया कि जैन ने उसके इस फैसले को खूब मुखालफत की थी। अम्मा बीबी जैन की हामी थी, लेकिन रोहा ने वलीद मामू और फारिया मामी को अपना वकील बना लिया था, जिनके आगे जैन वलीद की भी नहीं चलती थी। लेकिन इस वक्त वो पछता रही थी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। उसने हिम्मत करके माइक पकड़ा, लेकिन वो जो ही स्टार्ट करने की कोशिश करती तो सब होर्डिंग शुरू कर देते थे। 2-3 बार की कोशिश के बाद उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी और उसकी आंखों में आंसू चमकने लगे थे। इस पल हॉल का दरवाज़ा खुलता हुआ जैन हैदर अंदर दाखिल हुआ था। क्या हो रहा है यहाँ? उसकी आवाज़ सुनकर सबको कुछ पल के लिए खामोश हुए। चले सब लोग यहाँ से। लेकिन एक ग्रुप के लड़के जैन के पीछे पड़ गई थी। बस आज के दिन की बात है, हमें भी तो अपना बदला लेना है, और इन लोगों ने भी उसके साथ बिठा लिया था। तभी जैन की नज़र स्टेज पर खड़ी रोहा पर पड़ी थी। उसकी आंखों में शायद सी
शनासाई की रमक देखते ही रोहा ने उसकी तरफ बढ़ना चाहा था, लेकिन इससे पहले कि वो उसे नज़रअंदाज करता, वो निशस्त्र संभाल चुका था। और फिर सब स्टूडेंट्स की हूटिंग, और शुरू में उसके मुंह से लफ्ज़ भी ना निकल सका था। रोहा की आंखों में आंसू चमकता देखकर जैन स्टेज पर चढ़ आया और सबको सख्ती से मना किया कि अब किसी की आवाज़ ना आए, और स्टेज पर उसके बराबर खड़ा हो गया था। और फिर हॉल की खामोशी में रोहा की सुरीली आवाज़ गूंजी थी, दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे हैं तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी ज़िंदगी लिख दी मेरे हमदम, सीखा मैंने जीना जीना जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम, वो आसमां मिला ज़मी को मेरी आधे आधे हैं पूरे हैं हम, तेरे नाम पे मेरी ज़िंदगी लिख दी मेरे हमदम, हाँ सीखा मैंने जीना जीना जीना। हॉल में इसकी खूबसूरत आवाज़ गूंज रही थी। वो आंखें मूंदे हुई बहुत जज्बस के आलम में गा रही थी, और उसी लम्हे उस पर अदारक हुआ कि वो पूरा पोर पोर उस शख्स के प्यार में डूब चुकी है, और आज यहाँ उसका मोस्ट फेवरेट गाना गा रही थी, जो अक्सर घर में होने वाले फंक्शंस पर गिटार पर गाता था। हाय आतिफ। रोहा की आवाज़ उसकी जितनी सुरीली तो नहीं थी, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी थी। जब उसने गाना मुकम्मल किया तो हॉल तालियों से गूंज रहा था। उसने आंखें खोलकर जो उसे तलाशना चाहा तो वहाँ मौजूद नहीं था। हेलो। येलो जीन्स पर वाइट कलर का टॉप पहने, दुपट्टे को गले में मफलर की तरह लपेटे, शानों तक आते घुंघराले बाल, बड़ी रोशन और चमकदार आंखें। रोहा कमाल एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। पहली बार देखने वाला कुछ पल के लिए मैस्मराइज हो जाता था, और उसके यूनी में ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई थी कि प्रोफेसर जैन हैदर अपना दिल रोहा कमाल पर हार बैठे हैं। और फिर जैन ने अपने शौक का गला घोटना और उसके बारे में हो रही छहमा गोइया को अपनी मौत आप मारी गई, जब जैन ने उसी हफ्ते रिज़ाइन देकर अपना ख़ानदानी बिजनेस ज्वाइन कर लिया था। लेकिन रोहा कमाल की ज़िंदगी बस इसी एक पल में मुकीद होकर रह गई थी, और वो ख़ुद भी इस कैद खाने में बहुत खुश थी। ये मीठा मीठा दर्द उसके अंदर बहुत अनोखा सा एहसास जगा गया था, जिसे वो अब बाहर निकालना नहीं चाहती थी। रास्ते का अंधेरा और वीरानी उसे अपने वजूद में उतरती महसूस हो रही थी। गाड़ी में गहरी खामोशी छाई हुई थी, और वैसी ही गंभीर खामोशी उन दोनों के दरमियान छाई हुई थी। उसके दिल से ख्वाहिश थी कि साथ बैठा इंसान उससे कोई सवाल जवाब ना करे, वरना उसकी आंखों में छुपा दर्द इस लम्हे सारे राज फशा कर सकता है। तुम परेशान हो? नहीं, उसने एक लफ्ज़ी जवाब कैसे दिया था ये वही जानती थी। आज ही उसे पता चला था कि जैन हैदर का रिश्ता बचपन से ही उसकी मामू की बेटी रूमा साद अली से तय पाया हुआ है। साद अली ऑस्ट्रेलिया में मुकीम थे और अगले माह पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं ताकि अपने फ़र्ज़ से सुबगदोश हो सकें। आगाही बड़ी जालिम चीज़ है। जब तक वो इस बात से बेखबर थी वो पुरसुकून थी। रात को सोने से पहले उसके संग कुछ ख्वाब बुन लेती थी, लेकिन अब वो उन ख्वाबों को अपनी आंखों से नोच लेना चाहती थी, क्योंकि बाद में उनसे दस्तबरदार होना मुश्किल हो जाता है, और वो किसी मुश्किल में नहीं पड़ना चाहती थी। और अपनी ये तकलीफ़ शेयर करने के लिए ही वो अपना अजीज़ व जान दोस्त नूरी के घर आई थी। उसने अम्मा भी को वापसी के लिए ड्राइवर को भेजने के लिए बोला हुआ था, लेकिन जब वो बाहर आई तो दोनों बाजू सीने पर बांधे गाड़ी के साथ टेक लगाए खड़ा था। उसे देखकर बगैर सलाम दुआ के उसने ड्राइविंग सीट संभाल ली थी। वो भी नूरी को खुदा हाफिज करती हुई गाड़ी में बैठ गई। वो सुस्त रवि से गाड़ी चला रहा था, जिसकी वजह से 15 मिनट का रास्ता आधा घंटा लगाकर वो लोग घर पहुंचे थे। पता है तकलीफ़ क्या है? किसी को चाहना, फिर उसे खो देना और खामोश हो जाना। इस वक्त नाश्ते पर सभी लोग मौजूद थे, लेकिन रोहा नहीं थी। हैदर हसन को पूछने पर फारिया बेगम ने उन्हें बताया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको रात से बुखार है, कुछ कमज़ोरी और नकाहत भी महसूस हो रही है, तो उसे डॉक्टर के पास ले जाए ना। तो डॉक्टर के पास गई है वो? हैदर ने तशवीश से इस्तफसार किया। नहीं, अभी उसको नाश्ते में कुछ खिला पिलाकर फिर ले जाती हूँ। सही है। यावर, आप अपनी ताई के साथ रोहा को हॉस्पिटल ले जाना। जी ताया अब्बू। जैन हैदर ने नाश्ते से हाथ खींच लिए थे और अम्मा बी के कमरे की तरफ बढ़ गया था, जहां वो होशो हवास से बेगाना पड़ी हुई थी। अम्मा बी उसके सिरहाने बैठी आयत पढ़ पढ़कर उस पर थूक रही थीं। जैन ने आगे बढ़कर उसकी पेशानी को छुआ था, फिर उसकी नब्ज चेक की और फिक्रमंदी से 2 उंगलियां उस अपनी पेशानी मसली थी। उसने मेडिसिन बॉक्स से 2 पेन किलर ली और गिलास में पानी डालकर उसे सहारा देकर उठाया था और गोली उसके मुंह में डालकर गिलास लबों से लगा दिया था। उसने कुछ इस तरह से उसे सहारा दिया हुआ था कि रोहा की पुश्त उसके सीने से लगी हुई थी और दरवाजे से अंदर दाखिल होती फारिया बेगम से मंजर छुपा न रह सका।
और उनकी आंखों में नागवारी छा गई थी और उन्होंने जैन को जेर नज़रों से घूरा था, जबकि जैन उन्हें इग्नोर करता हुआ उसके वापस लिटाकर अच्छी तरह से कंबल रखकर बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गया। जैन जो ही अपने कमरे में पहुंचा, साथ ही फारिया भी पहुंच गई। जैन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी बोलिए अम्मा, मैं सुन रहा हूँ। अगले माह तुम्हारे मामू पाकिस्तान आ रहे हैं। जी अच्छी बात है, वो अपने काम में मसरूफ़ बोला था। रूमा भी आ रही है उनके साथ। अब की बार उनकी आवाज़ धीमी थी। जैन झटके से माँ की तरफ मुड़ा था। मैं अपना फैसला सुना चुका हूँ बेटा, समझने की कोशिश करो। वो पूरे 22 साल की हो चुकी है। भैया मुझे हर साल ये बात बावर करवाते रहे हैं कि रूमा मेरी अमानत है। अब मैं उन्हें कैसे कह दूं कि वो अपनी बेटी को कहीं और ब्याह दे? ये सोचना आपका काम है। जैन मैं रोहा को भी अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। उन्होंने तड़प कर आखिरी पत्ता फेंका था। माँ, ज़िंदगी मैंने गुजारनी है तो ये फैसला भी मेरा होना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी में कौन शामिल होगा। अब की बार वो नरमी से माँ को समझा रहा था। जहाँ इस लड़की की बात आती थी वो ऐसे ही नर्म पड़ जाता था। तभी डोर नॉक कर दारैन अंदर दाखिल हुआ। भाई, ताया अब्बू बुला रहे हैं आपको। जी मैं आया। वो अपना बैग एक हाथ से और दूसरे हाथ में मुंतकिल करता हुआ अम्मा के पास आया था। नरमी से उन्हें अपना साथ लगाया, उनके सर का बोसा लिया और बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गया। तभी यावर दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर दाखिल हुआ और मुअद्दिब से अंदाज में बोला, ताई जी गाड़ी तैयार है, चलें। नहीं, अब ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ ऑफिस। ओके। वो आज काफ़ी दिनों के बाद यूनी आई थी। तुम्हें क्या हुआ है? यमुना रोहा की दोस्त सुबह से नोट कर रही थी। रोहा की आंखों में टूटे कांच सी चुभन थी और आंखें रचजके की गोमास थीं। वो दोनों इस वक्त कैंटीन में मौजूद थे। यमुना ने नरमी से उसका हाथ पकड़ा तो रोहा का का बंधन टूट गया था और आंसू पलकों की बाढ़ इकट्ठा होने लगी थी, जिन्हें रोकने की कोशिश में रोहा ने निचला लब सख्ती से दांतों तले दबा लिया था। बिखरी बिखरी रोहा यमन को परेशान कर गई। प्लीज़ रोहा, बताओ क्या हुआ है? कैंटीन में इस वक्त बहुत से स्टूडेंट थे। वो कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं करना चाहती थी। रोहा अपने आंसू पोंछती खड़ी हो गई थी। यमुना, मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ। रोहा खुद तरसी का शिकार हो रही थी। यमुना हैरानी से उसे ज़्यादा देखती रह गई थी। फिर वो तेज़ी से उसके पीछे लपकी। वो हमेशा से हर बात उससे शेयर करती थी। वो लाइब्रेरी की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी कि यमुना ने उसे पुकार लिया। रोहा उसकी पुकार सुनी अनसुनी करती हुई तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ गई थी। आंसू उसकी आंखों से अभी तक जारी थे। वो लाइब्रेरी के दरवाजे तक पहुंची तो यमुना ने उसकी राह रोक ली। वो उसका बाजू थामकर लाइब्रेरी के नस्बतन पुरसुकून गोशे में ले गई। बोलो अब। वो उसे सब कुछ बताती चली गई थी। यमुना ने उसे जायशी नज़रों से देखा था। अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? तो मैं ऐसे ख्वाब देखना छोड़ देती, यमुना ने कताअत से कहा था। रोहा ने उसे हैरानगी से देखा। हमारी इज्जत और अना सबसे पहले होनी चाहिए। तुमने खुद तो बताया है कि वो तुम्हें घास भी नहीं डालता, तो तुम क्यों खुद ऐसे शख्स के पीछे बर्बाद कर रही हो? मोहब्बत का दम तो तब भरते हैं जब दूसरा भी आपको चाहे, लेकिन तुम इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हो जो कि एक तरफा मोहब्बत में इतने आगे बढ़ जाओ? यमुना उसकी मुखलिस और दिरेना दोस्त थी। वो बुत बनी बैठी यमुना की बातें सुन रही थी। उसे फिर एक झटके से उठी और लंबे लंबे डग भरती हुई लाइब्रेरी से निकलती चली गई थी। यमुना के बातों का ही असर था कि वो इस वक्त सबके साथ खाना खा रही थी। जैन हैदर मामूल के मुताबिक सबसे आखिर में तशरीफ़ लाया था और रोहा के बराबर मौजूद कुर्सी संभाली थी। खाने की मेज़ पर इस वक्त कमाबेश 15 अफराद मौजूद थे। सबकी नज़रें यकबार की जैन की तरफ उठी थीं, क्योंकि वो हमेशा अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठता था। चाहे कुछ भी हो जाए, उसकी चेयर को कोई नहीं बैठता था। लेकिन आज भी दिहानी में रोहा को खबर ही नहीं हुई कि जैन की चेयर संभाल चुकी है। सबकी नज़रें खुद पर महसूस करके उसने अपने आसपास देखा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। तो उसने जल्दी से वो कुर्सी छोड़ी, लेकिन इतनी ही तेज़ी से जैन ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस बैठा दिया था। सबके लिए ये हैरत का एक और झटका था। फारिया बेगम आंखों में चिंगारियां भरे हुए उसे देख रही थी और यही लम्हा था जब रोहा ने अपने ख्वाबों से दस्तबरदार होने का फैसला कर लिया था। वो इतनी मोहब्बत करने वाले लोगों की आंखों में अपने लिए नफरत नहीं देख सकती थी। आज सुबह से ही रोहा, जोया और रोएहा किचन में मसरूफ़ थी। रोएहा को देखने कुछ लोग आ रहे थे,
लड़का हैदर हसन के बिजनेस पार्टनर का बेटा था। फैमिली फ्रेंड्स होने की वजह से लड़के से सभी वाकिफ थे। उस्मान बहुत सुलझा हुआ लड़का था, रिश्ते तो पक्का था, बस फॉर्मेलिटी के लिए आज वो लोग खाने पर मदऊ थे। बनो रे बन्नो मेरी चली ससुराल को अखियों में पानी दे गई, दुआ में मीठी गुड़दानी दे गई थी। दारैन किचन में दाखिल हुआ और फुल वॉल्यूम में गाना गुनगुनाते हुए रोयहा की तरफ चक्कर लगाने लगा था। रोयहा ने शर्माने की एक्टिंग करते हुए दुपट्टे का कोना मुंह में दबा लिया था। यार रोहिया तुम तो जा रही हो, लेकिन ये बाकी पीस रह गए हैं। ये कब ससुराल सुधारेंगे जो हमारी ज़िंदगी में सुकून आएगा? क्या? तीनों ने एक बैग होकर कहा था। हमने कौन सा तुम्हारे बिस्तर पर कांटे बिछाए हुए हैं? वो तीनों उसकी तरफ बढ़ी। रोहा के हाथ में छुरी थी, जबकि रोहा ने हाथ में चमचा उठाया हुआ था। दारा ने किचन से भागने में ही मुनासिब समझा था। वो आगे आगे भाग रहा था, जबकि रोहा और रोहा उसके पीछे पीछे भाग रही थी। वो बैरूनी दरवाजे की ने किचन से भागने में ही मुनासिब समझा था। वो आगे आगे भाग रहा था, जबकि रोहा और रोहा उसके पीछे भाग रही थी। वो बैरूनी दरवाजे की तरफ भागा तो रोहा तो पीछे रह गई थी, लेकिन रोहा दरवाजे के अंदर आ रहे जैन के सीने से जा टकराई थी। पीछे दारैन की दबी दबी हंसी गूंजी तो रोहा तेजी से पीछे हुई थी, जबकि जैन हैदर ने उसके गुलाल होते चेहरे को बहुत ही दिलचस्पी से देखा था। बारिश की ठंडक मौसम को सर्द करती रही थी। सूरज गहरे बादलों के आगोश में सो रहा था। तेज बारिश में बरसती बूंदों में सबके कदमों की रफ्तार तेज तेज तर हो रही थी। वो यूनिवर्सिटी के गेट से बाहर निकली तो सामने ही वो इत्मीनान से गाड़ी के साथ टेक लगाए आसमान की तरफ देख रहा था। बादल पूरी ताकत से गरज रहे थे और उसके चेहरे पर एक सिलवट भी नहीं थी। वो बारिश को भी इंजॉय कर रहा था। रोहा के कदम सुस्त हुए थे। वो धीमी चाल चलती हुई उसके करीब आई। उसने उससे के तरफ एक दिलकश मुस्कुराहट उछाली और चेहरे पर हाथ से बारिश की बूंदें साफ की और सर पे हाथ फेर कर बाल ठीक किए थे और फ्रंट सीट संभाल ली। रोहा भी उसकी तकलीद में सीट संभाली और जैन हैदर ने गाड़ी जन से आगे बढ़ा ली थी। रोहा ने एक नज़र अपने बराबर बैठे शख्स पर डाली थी। दोनों की नज़रें एक लम्हे के लिए टकराई थी और दोनों ने ही नज़रों का जाविया बदल लिया था। रोहा बाहर नज़र आते मनाजर पर तो वज्जा मजमल करवा ली थी। जैन वक्तन फ़वक्तन एक नज़र उस पर डाल देता था, लेकिन वो पूरी तवज्जो से बाहर भागते दौड़ते मनाजर में खोई हुई थी। होश तब आई जब गाड़ी का एक झटके से रुकी थी। वो गाड़ी से उतरी तो सामने ही एक बेहद गोरी रंगत की खूबसूरत नकुश वाली लड़की टाइट जीन्स पर शॉर्ट सी खुले गले वाली ब्लैक शर्ट पहने बारिश में भीग रही थी। रोहा ने जल्दी से जैन की तरफ देखा था, लेकिन उसका ध्यान इधर नहीं था। उस लड़की के जूं ही नज़र उन पर पड़ी, वो भागकर उन तक पहुंची और जैन के गले से आकर झूल गई थी। जैन की नज़रें गैर इरादती तौर पर रोहा की तरफ उठी थी, जो कि उनकी तरफ ही देख रही थी, और अंदर की तरफ बढ़ गई। जैन ने दर्जीदा नज़रों से उसे जाते हुए देखा था और दृष्टि से रोमा को खुद से अलग किया था, लेकिन बहुत ही ढीठ लड़की थी। उसे ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ा और वो उसका बाजू थामे अंदर की तरफ बढ़ी थी। वो अपनी किताबें बुक शेल्फ पर सेट करने में मसरूफ़ थी। मामी, एक बात पूछूं? उसने सोफे पर बैठी जोएला से मुखातिब होते हुए पूछा था। हाँ बेटा, उन्होंने चाय के कप सिप लेते हुए जवाब दिया था। क्या मामा और पापा की लव मैरिज थी? उसने किताब को कपड़े से साफ करते हुए पूछा था। ये तुम क्यों पूछ रही हो? वैसे ही आज रोमा और सबीहा मामी बातें कर रही थी मामा और बाबा के मुतालिक, तो इसीलिए पूछ लिया। क्या बातें कर रही थी? उन्होंने जांचती नज़रों से उसे देखा था। कुछ नहीं, बस आम सी बातें। वो असल बात छुपा गई थी कि सबीहा मामी रोमा को खबरदार कर रही थी कि वो जैन को जितना मुमकिन हो सके रोहा से दूर रखे, क्योंकि ये है तो माँ की ही बेटी। रोहा को गहरी सोच में गुम देखकर जोएला को भी कोई बात याद आ गई थी और वो उठकर चली गई थी। असल बात कहीं दरमियान में ही रह गई थी। सब यंग पार्टी इस वक्त एक जगह पर इकट्ठी थी। सब मिलकर रोहा का रिकॉर्ड लगा रहे थे, जिसका अगले माह शादी तय पा गई थी, और फिर सब जैन के सिर हो गए थे। रोहा जो चुपचाप सोफे पर बैठी थी, जैन हैदर उसके बराबर उसके बेहद करीब बैठ गया था, जिस पर रोहा ने सर उठाकर अपने दाएं तरफ देखा, जहां सफ़ेद शलवार कमीज में मलबूस डार्क ब्राउन चादर कंधों पर फैलाए हुए मुस्कुराता हुआ जोया की तरफ मतवज्जा था, जो कि उसके सर पर सहरा सजाने की बातें कर रही थी। उसकी बात पर लाशौरी तौर पर उसने गर्दन घुमाकर रोहा को देखा था, जबकि रोहा ने नजरे का जाविया ही बदल लिया था। लेकिन जैन की ये हरकत रोमा से छुपी नहीं रह सकी थी। उसने
जहरखुंद नज़रों से रोहा पर डाली और झटके से उठकर बाहर निकल गई थी। उसके पास बैठी रोहा ने झुंझलाकर उसे देखा था। इन्हें क्या हुआ है? उसने सबको मुश्तरका सवाल किया था, जिस पे सब ने कंधे उचकाए थे। आज छुट्टी का दिन था तो वो नाश्ते के बाद किचन के बर्तन समेट रही थी। तभी किचन में रूमा दाखिल हुई थी। बात सुनो, एक कप चाय बना दो। रोहा ने सपाट चेहरे के साथ चाय का पानी चढ़ा दिया था। तभी फारिया बेगम किचन में दाखिल हुई थी। बेटा, भाई बता रहे हैं कि तुम्हारी तबीयत खराब है। क्या हुआ है तबीयत को? रात को तो तुम ठीक थी। आपको क्या पता रात को ठीक थी या नहीं? मेरी सारी रात जागते हुए गुजरी है, उसने चिढ़कर जवाब दिया था। उसके बात करने के अंदाज पर रोहा ने मुड़कर देखा। फारिया बेगम कुछ देर के लिए चुप सी रह गई थी। कोई मसाइल है तो बताओ, उन्होंने अपनायत से उससे पूछा था। कोई बात नहीं है, आप तो पीछे ही पड़ गई हैं। अच्छा, तुम बाहर जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनवाती हूँ। शुक्रिया, आप अपना काम करें, मैं बस चाय और ब्रेड लूँगी, वो तड़क कर जवाब देती हुई रोहा के हाथ से चाय का कप लेकर किचन से बाहर निकल गई थी। फारिया बेगम अपनी जगह सुन खड़ी रह गई थी। शायद तबीयत खराब है, वरना बहुत ही मिलनसार है। वो रोहा के सामने तरदीद दे रही थी। उसने इस बात में सर हिलाया और अपने काम में मसरूफ़ हो गई। आज घर में खूब रौनक और चहल पहल थी, लेकिन उसके दिल के अंदर वीरानियाँ सी उतरी हुई थी। आज का दिन उसके लिए मनहूसियत भरा था। रिश्ता तो रोहा के लिए आया था, लेकिन बकौल उस्मान के वालिद और वालिदा के, उस्मान को रोहा पसंद आई थी और वो उसके रिश्ते के लिए ही आए हैं। लो जी, रोहा के मानो तो सातों आसमान उसके सर पर आ गिरे हों। रोहा और सबीहा मामी की तरफ देखने से भी कतरा रही थी, क्योंकि जिन नज़रों से वो उसे देख रही थी, उसका दिल चाहता था कि वो ज़मीन में समा जाए। रूमा बहुत खुश थी। उसने बहुत खुशदिली से रोहा को मुबारकबाद दी थी। जैन हैदर इस वक्त घर नहीं था और फिर आनन फानन ही उसे तैयार करके उस्मान के पहलू में बिठा दिया गया। उसने गायब दिमागी से अपने हाथ की तीसरी उंगली में पहनी बेशकीमत डायमंड रिंग पर डाली और उसकी आंखों से आंसू की लड़की की तरह बहने लगे थे। शिद्दत गरिया ये कि उसकी आंखें सुर्ख अंगारा हो गई थी और फिर उसकी नज़रें एक साइड पर अलग थलग खड़ी फारिया बेगम पर पड़ी थी। रोहा को गुमान गुजरा कि वो रो रही हैं। उसने दोबारा से उनकी तरफ देखने की कोशिश की, लेकिन वो चेहरा मोड़ गई। हैदर हसन ने उसके सर पर हाथ रखा तो वो फूट फूट कर रोई थी। हैदर हसन की आंखें भी आंसू निकलकर बालों में जज्ब होने लगे थे, लेकिन अम्मा भी मुतमईन थी। खूबरू सा उस्मान सिकंदर उन्हें बहुत ही पसंद था। वो बहुत शाहिस्ता और मुहज़्ज़ब था। वो जैन के साथ अक्सर अम्मा बी के पास आता रहता था। उन्होंने इससे बहुत उनसियत थी। वो सरशार सा बैठा सबके छोटे मोटे सवालों के जवाब दे रहा था, जबकि एक उचटती नज़र सर झुकाए बैठी रोहा पर भी डाल लेता था। रोहा की थकन का एहसास करके फारिया बेगम आगे बढ़ी और उसे सहारा देकर अम्मा बी के कमरे में ले आई थी। वो बाहर जाने लगी तो रोहा ने उनका हाथ थाम लिया था और वो भी शायद इसीलिए ही ऐसे ही मौके की तलाश में थी। उसके गले लगकर खूब रोई और उसके चेहरे को दोनों हाथों में भरते हुए बोली थी, सदा खुश रहो। उनके बाहर निकलते ही दरवाज़ा एक ज़ोरदार धमाके से खोला और जैन हैदर अंदर दाखिल हुआ था। उसकी आंखों से लहू टपक रहा था। वो तो लंबे लंबे ढक भरता हुआ रोहा तक पहुंचा। वो गैर इरादती तौर पर पीछे हुई। जैन हैदर ने करीब आकर उसे दोनों बाजू से दबोचा था। तुम अगर मेरी ना हो सकी तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगा। ये जैन हैदर का वादा है तुमसे, रोहा कमाल हसन। अपनी बात कहकर वो रुका नहीं और सजी सवरी रोहा कमाल परेशानी में गिरी थी। ना जाने अब वो क्या करेगा, क्योंकि वो जानती थी वो अपनी ज़िद का पक्का है। वो दनदनाता हुआ हैदर हसन के कमरे में दाखिल हुआ। उन्होंने अजंबा से बेटे को देखा था। कभी भी इजाज़त लिए बगैर नहीं आता था, जबकि इस वक्त वो सारी तमीज़, इखलाकियत, शाइस्तगी सब कुछ भुलाए सुर्ख आंखें, बिखरे बालों और टूटा टूटा सा उनके कमरे में मौजूद था। जबकि बेड पर बैठी फारिया ने ये एक हाथ अपने दिल के मुकाम पर रख लिया था। सुबह से ही उन्हें ये आने वाला वक्त दहलाए दे रहा था। बाबा, मुझे आपसे बात करनी है। उन्हें इस वक्त कुछ डिस्टर्ब लगा था। वो उसका हाथ पकड़कर अपने सामने पड़े सोफे पर ले गई थी। बोलो बेटा, क्या मसला है? बाबा, आप रोहा के रिश्ते से इनकार कर दें। उन्होंने जैन का हाथ छोड़ दिया था। जानते हो क्या कह रहे हो? जी जानता हूँ। तो फिर ये भी जानते हो कि हमारे ख़ानदान में एक बार ज़ुबान दे दी जाती है तो फिर मर तो सकते हैं, लेकिन अपनी ज़ुबान से नहीं मुकर सकते। अगर रोहा इनकार करे तो तब भी नहीं। अब की बार वो खामोश हो गए थे। बोले, ना बाबा,
फारिया जाएं, रोहा को बुलाएं। हैदर हसन के हुक्म पर वो सुस्त कदमों से कमरे से निकल गई थी। थोड़ी देर के बाद ही फारिया की मुईत में मालूम के कपड़े में मलबूस वो रोहा कमरे में दाखिल हुई थी। उसने डरते डरते सर उठाकर हैदर हसन की तरफ देखा जो उसे ही देख रहे थे। रोहा, क्या तुम्हें इस रिश्ते पर कोई एतराज़ है? उसने नफ़ी में सर हिलाया था। हैदर हसन ने फातिहाना नज़रों से जैन की तरफ देखा था जो होठ बीचे खूंखार नज़रों से उसे ही घूर रहा था। ठीक है बेटा, आप जाओ। उसके जाने के बाद जैन की तरफ मुड़े थे। अब क्या कहोगे? उसने नफ़ी में सर हिलाया और बाहर निकल गया था। ज़ोर शोर से उसकी और रोमा की दूसरी तरफ रोहा और उस्मान की शादी की तैयारियां जारी थीं। उसे सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। जैन सवेरे घर से निकलता था और रात गए घर लौटता था। इससे सब से कोई दिलचस्पी नहीं थी। इस वक्त भी वो लोग शॉपिंग के लौटे थे और लाउंज में महफिल जमाए हुए थे। तभी ऊपर से तेज़ी से जीने उतरता यावर नीचे आया और दारैन के सर हो गया था। अब सिचुएशन कुछ यूँ थी कि वो दोनों लाउंज में मौजूद सोफ़ों के एतराफ़ भाग रहे थे। साथ साथ दारैन की दुहाइयाँ भी जारी थीं। काफ़ी देर की भाग दौड़ के बाद दोनों थक हार कर सोफ़े पर गिर गए थे। तभी ज़ोएला इतनी भाग दौड़ की वजह जाननी चाहिए थी। यावर ने बात का आगाज़ किया था। आज मैं अपने एक दोस्त के साथ मार्केट गया था। वहाँ किसी अकल के अंधे ने मेरी जेब पर हाथ साफ़ किया, जो कि वो बाद में पछताया भी होगा। तो मैं मुद्दे दिल के इन साहब यानी दारैन सरकार को कॉल की कि मेरी मदद करें, लेकिन 10 बार कॉल करने पर भी उसने कॉल रिसीव नहीं की। तो मैंने मैसेज किया, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से मैंने वो डिलीट कर दिया। तभी इस डैश का मुझे मैसेज रिसीव हुआ। क्या लिख कर डिलीट किया है? ये ज़रूर होता है। वैसे इंसान रिप्लाई दे या न दे, अगर मैसेज इंसान डिलीट करे तो फ़ौरन रिप्लाई आता है कि भाई क्या लिख के डिलीट किया है। मैंने कहा एक काम था, तो वो आगे से मैसेज क्या करता है, वो भी डिलीट कर दे और साथ ही मोबाइल भी पावर ऑफ कर दिया। सब लोग बहुत संजीदगी के साथ उसकी रोदात सुन रहे थे, लेकिन उसकी बात मुकम्मल होने पर सबकी दबी दबी हंसी गूंजी थी। दारैन भी सबको देखते हुए खिसियानी सी हंसी हंस दिया था। इस वक्त दाखिली दरवाजे से जैन हैदर दाखिल हुआ। वो कुछ थका थका सा लग रहा था। उसने सबको मुश्तरका सलाम दिया था। रोहा को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करता हुआ रूमा से मुखातिब हुआ, मेरे कमरे में कॉफ़ी दे जाना, और तेज़ी से सीढ़ियों की तरफ मुड़ गया था। वक्त जितनी तेज़ी से गुजरता है उतनी ही तेज़ी से आंखों के सामने के मंजर भी बदल जाते हैं। वो इस वक्त अपने ऑफिस में बैठा किसी गहरी सोच में गुम था। आखिर वो वक्त भी आन पहुंचा था। कल रोहा और उस्मान का निकाह था। उसकी आंखों में कल रात का मंजर घूम रहा था। वो घर बहुत लेट पहुंचा था और अपने कमरे में किसी फाइल की वर्क गर्दानी में मसरूफ़ था। तभी दरवाजे पर दस्तक देकर वो अंदर दाखिल हुई थी। आम से हुलिये में बड़ी सी चादर अपने गिर्द लपेटे, हाथ में कॉफ़ी का कप थामे खड़ी हुई थी। उसने आगे बढ़कर कप स्टडी टेबल पर रखा तो जैन दूसरी तरफ देखने लगा था। वो कप रखकर मुड़ी तो गैर इरादी तौर पर उसकी कलाई थाम ली थी। रोहा ने तेज़ी से अपना हाथ खींचा तो उसे भी ताव आ गया था। वो अपनी जगह से उठा और उसकी तरफ पेशकदमी की थी। जैन को लगा वो काँप रही है। वो भी उल्टे कदमों चलने लगी थी। वो तेज़ी से दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन इससे पहले ही जैन की बाहों में थी। मुझे छोड़ दें, नहीं तो मैं चीख कर सबको इकट्ठा कर लूँगी। जैन ने उसकी बात पर उसे धक्का देकर खुद से अलग किया था। उसका सर ज़ोर से दीवार से टकराया था और उसे वहीं छोड़कर खुद वहाँ से निकल गया था। मोबाइल के रिंग पर होश की दुनिया में लौटा था। कॉल रिसीव करके दूसरी तरफ की बात सुनी। ठीक है, कल 3 बजे तक सब कुछ तैयार होना चाहिए। रोहा पार्लर से तैयार होकर वेटिंग एरिया में बैठी हुई थी। तभी उसके मोबाइल पर जैन की कॉल आई थी। वो अपना लहंगा संभालती हुई आकर पिछली सीट पर बैठ गई। जैन की नज़रों से बचने के लिए उसने चादर भी ले ली और अपना चेहरा ढक लिया था, जबकि जैन के होठों पर उसकी इस हरकत पर मुस्कुराहट रेंग गई थी। सर झुकाए उसे रास्ते का अंदाज़ा ही नहीं हुआ था। होश में आई तो गाड़ी एक अनजान रास्तों पर दौड़ते पाया था। ये आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? मैं आपसे पूछ रही हूँ, लेकिन जवाब नदारद था। जैन ने मोबाइल पर कोई नंबर डायल किया था। दूसरी तरफ कॉल रिसीव की गई थी। हेलो के जवाब में बोला था, बाबा मैं रोहा को अपने साथ ले आया हूँ। दूसरी तरफ की बात सुने बगैर ही कॉल काट दी गई थी। इश यार। हैदर हसन बहुत चक्कर से मोबाइल हाथ में लिए बैठे थे। वो जानते थे जैन की खामोशी किसी तूफान की पेश खेमा है, और वही हुआ जिसका उन्हें डर था। अब वो परेशानी में थे। वो उस्मान और उसके घर वालों का सामना कैसे करेंगे? तभी रूम में फारिया रूम में दाखिल हुई थी।
हैदर हसन को साकित व जामिद एक ही पोजीशन में खड़े देखकर फारिया ने उनका कंधा हिलाया था। वो गायब दिमागी से उनके चेहरे को देखने लगे। क्या हुआ है? फारिया वो अटक कर बोल रहे थे। जैन रोहा को लेकर ना जाने कहाँ चला गया है। क्या? फारिया बेगम ने दिल पे हाथ रख लिया था। अगर हम उसकी मान लेते तो ये दिन ना देखना पड़ता। अम्मा बी को पता चला तो पहल पहल उन्हें भी धचका लगा था। वो आया था उनके पास उनका साथ मांगने, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन वो मुतमईन थी उस्मान अगर सोना था और जैन हैदर हीरा था। रोहा की चीख पुकार और दुहाइयाँ पर कान धरे बगैर ही वो महारत से गाड़ी चलाता रहा था। थक हार कर वो उसे बददुआएं देने लगी थी। तभी गाड़ी शहर से बाहर अपने एक खूबसूरत घर के गैराज में रोककर जैन हैदर ने अपना रुख रोहा की तरफ किया था। लग रहा है तुम्हें उस्मान के साथ निकाह ना होने का बहुत दुख है। उसने चबा चबा कर लफ्ज़ अदा किए थे, जबकि उसकी बात पर वो रोना भूलकर दुख और अफसोस के मिले जुले तासुरात से उसे देखने लगी थी। अगर वापस घर पहुंचना चाहती हो तो जो मैं कहूँगा वो करना पड़ेगा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानोगी तो अगले आधे घंटे में अगर मेरी बात मानोगी तो अगले आधे घंटे में हम दोनों वापस अपने घर में होंगे। हैदर हसन की सब मेहमानों के सामने बहुत सकी हुई थी। इस वक्त अजीब सूरत हाल थी। सब लोग जा चुके थे, तरह तरह की बातें करते हुए। सबिहा बेगम के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। उन्हें हैदर हसन से खार थी कि उन्होंने उनकी बेटी को छोड़कर भांजी के लिए रिश्ता मंजूर किया था। हैदर हसन, वकास हसन और हम्माद हसन सर झुकाए हुए बैठे हुए थे। तभी रोहा मेन रोड से अंदर दाखिल हुई थी। उसे देखकर सबसे पहले उस्मान अपनी जगह से खड़ा हुआ। वो सबको सामने देखकर अपनी जगह पर मंजमंद हो गई थी। तभी रूमा तेजी से उसकी तरफ बढ़ी थी। रोहा, शुक्र है तुम आ गई हो, जल्दी से चलो ताकि तुम्हारा निकाह हो सके। वो उसे बाजू से खींचते हुए बोली थी, लेकिन उसने अपना बाजू उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाया था। मेरा निकाह हो चुका है। उसके मुंह से निकलने वाले अल्फाज सुनकर उस्मान ने फ़ौरन से पहले वहाँ से चले जाना ही मुनासिब समझा था। इसके पास कुछ पल रुककर एक मलामती नज़र पर डाली और बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गया था। रूमा को इस वक्त एक खूबसूरत चेहरा जहर लग रहा था। आगे बढ़कर उसने उसे थप्पड़ मारना चाहा, लेकिन इससे पहले ही उसका हाथ किसी की गिरफ्त में था। जैन को देखकर रूमा का फिशारे खून बढ़ा था और वो नकूद से उसका हाथ झटक कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। जैन बाप और चाचाओं की तरफ बढ़ा, लेकिन वो उसे इग्नोर करते हुए अपने अपने रूम की तरफ बढ़ गए थे। जैन बारी बारी सबकी तरफ बढ़ा, लेकिन उस सभी ने मुंह मोड़ लिया था। आखिर में वो दोनों अकेले रह गए थे, तो वो दोनों भी अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। रोहा को अपने कमरे की तरफ बढ़ते देखकर जैन की 14 तबाक रोशन हो गए थे। उसने दृष्टि से उसका बाजू पकड़ा और अपने कमरे के बेड पर लापटका था। मुझे नहीं रहना आपके साथ, आपने धोखा किया है मेरे साथ। आपकी वजह से आज मेरी इज्जत 2 कौड़ी की हो गई है। आपको तो कोई असर ही नहीं होना, लेकिन जिन नज़रों से मेरी तीनों मामुओं ने मुझे देखा था, मैं अपनी ही नज़रों में गिर गई हूँ। मेरा आखिरी फैसला यही है कि मुझे आपके साथ नहीं रहना, आप मुझे आज़ाद कर दें। वो रोहा की बात पर गुस्से से बिफर गया था और उसकी बुलंद दहाड़ पे वो 2 कदम पीछे हट गई थी। उसे जैन के इस कदर गुस्से से खौफ महसूस हुआ। वो उसके सामने से जाते जाते फिर ठहर गया था। और हाँ, ये जो तुम बार बार कह रही हो ना कि मुझे छोड़ दो, ये इतना आसान नहीं है। तुम्हारे कहने पे मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, मगर तुम्हें नहीं छोड़ सकता। जैन उसने उंगली उठाकर रोहा को वार्निंग दी थी। वो चुपचाप रह गई थी, जबकि वो लंबे लंबे ढक भरता हुआ बेडरूम से निकल गया था। रोहा कुछ देर के लिए चुपचाप खड़ी रही थी, फिर दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोती थी। जो गलत फैसला हम करते हैं उन्हें दुरुस्त तकदीर कर देती है। जिन खुशगुमानियों में हम मुब्तला होते हैं वो खुशगुमानियाँ इंसान तोड़ते हैं। जिस ख्वाब में हम रह रहे होते हैं उसको हकीकत झुटलाती है। वो पैंट की पॉकेट में हाथ डाले रात के पिछले पहर आवारागर्दी कर रहा था। घर जाने का उसका कोई मूड नहीं था। घर में सब ही उससे खफा थे और जिसकी वजह से सबको खफा किया था उसकी अपनी ही मंतक थी। वो सबकी खफा होने पर खफा थी, लेकिन वो फिर भी मुतमईन था। उसने उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ही लिया था, जैसे भी सही, क्योंकि उसने गलत सही तो कुछ सोचा ही नहीं था। वो तो बस इतना जानता था कि उसकी मताए ज़ीस्त किसी और की हो रही थी और वो ऐसा मर्द है और ऐसा वो मर के भी नहीं होने देता। दूर कहीं से आज़ानों की आवाज़ें आईं तो उसके कदम खुद ब खुद ही मस्जिद की तरफ उठ गए। नमाज़ पढ़कर उसे बहुत सुकून हासिल हुआ था। वो नमाज के बाद भी काफ़ी देर वहाँ बैठा रहा।
उसने कमरे में कदम रखा तो उसे एक पल के लिए गुमान गुजरा कि वो किसी और के कमरे में आ गया हो। उसे लगा कमरा अपनी हालत जार पर मातम कुना है। कमरे में जा बजा कुशन ही कुशन पड़े हुए थे। अलमारी से उसके सारे कपड़े निकाल कर इधर उधर फेंके गए थे। साइड टेबल्स पर रखे कीमती डेकोरेशन पीस बुरी तरह से तोड़ दिए गए थे। वो बहुत एहतियात से चलता हुआ कांच से बचता हुआ वॉशरूम तक पहुंचा। कपड़े चेंज करके बेड पर लेटा तो वो दुश्मन जहाँ पर नजर पड़ी, जो थक हार कर गहरी नींद सो रही थी। उसने गौर किया तो उसके हाथ में मेहंदी के साथ खून के धब्बे भी नजर आए। यही हाल उसके पैरों का भी था और यही वो लम्हा था जब जैन हैदर को उस पर बला का गुस्सा आया था और उसने उसकी नींद की रवा किए बिना ही बाजू से पकड़कर उसे बिठाया था। वो जो गहरी नींद में थी, हड़बड़ाहट में जैन हैदर के गले से ही झूल गई थी। जैन हैदर भी भूल गया कि उसने क्यों उसे जगाया था। वो जब हवासों में लौटी तो तेजी से पीछे हुई। जैन हैदर भी होश में लौटा और दृष्टि से उसका बाजू पकड़कर जोरदार झटका दिया। रोहा कमाल, एक बात याद रखना, अगर आज के बाद खुद को तकलीफ देने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। साथ ही इंटरकॉम पर मुलाजिमा को बुलाया था। उसे कमरा साफ करने की हिदायत देकर वो रोहा को बाजू में उठाते अम्मा बी के कमरे में आया, जो कि गहरी नींद में थी। रोहा को उनके बराबर लिटाकर खुद सोफे पर लेट गया था। रोहा चुपके से कमरे से निकलकर किचन की तरफ बढ़ी। उसे चाय की तलब हो रही थी, लेकिन रास्ते में ही उसकी मुठभेड़ रूमा से हो गई थी। रूमा तो हर वक्त नक्सक से तैयार अपर ड्रेसिंग से मेकअप में रहती थी। रोहा को हमेशा गुमान गुजरता था कि वो कहीं जाने को तैयार है, लेकिन ये रूमा जो उसके सामने खड़ी थी बिल्कुल मुख्तलिफ थी। बिखरे बाल, मलगीजा लिबास, मेकअप से आ रही सपाट सता हुआ चेहरा। रोहा के उजड़े हाल ने उसे चौंका दिया था। इससे पहले कि रूमा कुछ कहती, वो उसे धक्का देती वहाँ से निकल गई थी। उसका दिल हर चीज़ से चाट हो गया था। वो किचन के बजाय लॉन में निकल आई और कदरे पुरसुकून गोशे में बैठ गई थी। फिर अंदर से रूमा और साद अंकल को निकलते देखा और ये हैदर हसन उनके साथ बाहर तक आए थे। फारिया ने रूमा को गले लगाया तो उसकी आंखों से आंसू का सेल रवा हो गया था और वो उनके से अलग होती हुई गाड़ी में जा बैठी थी। और फिर एक के बाद दीगर 3 गाड़ियां वहां से निकलती चली गई थी। रोहा, फारिया और अहमद हसन की आंखों से ओझल होकर एक साइड पर बैठ गई थी, जबकि अपने रूम की खिड़की में खड़ा जैन उसकी बुज़दिली पर मुस्कुरा भी नहीं सका था। जबकि रोहा गहरी यासियत का शिकार थी। उसकी वजह से 2 जिंदगियां ख़राब हो गई थी और रूमा तो अब कभी भी इसकी आंखों से ओझल नहीं होने वाली थी। मोहब्बत किसी वजह, किसी के कहने या सामने वाले की मोहब्बत की गहराई या सच्चाई देखकर नहीं होती, ये बस हो जाती है। अचानक जब होने लगती है तो एक लम्हा भी नहीं लगता, बस कोई एक पल आपको कैद कर लेता है। वो दोनों हाथों की उंगलियां बालों में फंसाए हुए, दोनों कोनियां टेबल पर टिकाए माजी में गर्क था। वो भी एक बहुत ख़ास दिन था। वो पूरे 4 साल के बाद घर आया था। घर में सब ने उसे खूब आओ भगत की थी। कुछ सफ़र की थकान थी, कुछ अपने घर का सुकून था, जो वो रात को जल्दी ही सो गया था। सुबह उसकी आंख सवेरे ही खुल गई थी। वो शावर लेकर नीचे आया तो आखिरी सीढ़ी पर अचानक ही वो उसके सामने आ गई थी। सफ़ेद यूनिफॉर्म में, सफ़ेद दुपट्टा रखे, बैग कंधे पर डाले। शायद वो अपने कमरे में कुछ भूल गई थी और जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में उससे टकरा गई थी। उसने जल्दी से सॉरी कहा और साथ ही अस्सलामुअलैकुम भी। दोनों अल्फाज एक ही जुमले में अदा किए गए थे। जैन ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ गया था। लेकिन वही लम्हा था जिसमें वो अपने दिल पर उसने रोहा का नाम दर्ज कर लिया था। दिल धड़कने का सबब याद आया, तेरी याद थी, याद आया। नूरजहां की आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। रोहा जो सोफे पर बैठी थी, उसने चौंक कर जैन की तरफ देखा था, जो गहरी नज़रों से उसे ही देख रहा था। तुम्हारी हंसी से मेरी सांसें चलती हैं, काश तुम समझ सको, एतबार कर सको। रोहा ने नज़रें चुरा ली थी। वो चुपके से कमरे से निकलकर अम्मा बी के कमरे में आ गई थी। फारिया बेहद तिलमिलाई हुई थी, क्योंकि हैदर हसन ने उन्हें सख्ती से मना किया था कि वो जैन और रोहा के मामले में कुछ नहीं बोलेंगी। और रोहा को जैन के सामने तो कुछ नहीं कह सकी, लेकिन अम्मा बी के कमरे में जाकर दोनों नानी नवासी को खूब खरी खरी सुनाई थी, जिसके जवाब में रोहा ने तो सर झुका लिया, लेकिन अम्मा बी ने तरकीब तरकीब फारिया को जवाब दिए थे। ये सवाल जवाब करने हमसे क्यों आई हो? जाओ अपने बेटे से पूछो, उसने ऐसा क्यों किया। बड़ी आई हैं हमसे बातें सुनाने वाली।
वो अम्मा बी के इसरार पर रात के पिछले पहर कमरे में दाखिल हुई। दबे पांव सोफे की तरफ बढ़ी, लेकिन इससे पहले ही उसे आवाज़ आई, पर्दे बराबर करके दरवाज़ा बंद कर दें। रोहा ने कनखियों से उसे देखा था और किसी मामूल की तरह उसकी बात पर अमल करके चादर सर तक तान कर सो गई थी। आधी रात को जैन का कंधा किसी ने हिलाया था। वो गहरी नींद में था। आंखें खोलकर देखा, रोहा खड़ी थी। उसने अपनी बंद होती आंखों से बामुश्किल पूछा था, क्या हुआ? उसे एसी बंद हो गया है तो कहीं और सो जाओ ना। उसके बाद उसकी आवाज़ दोबारा नहीं आई थी। थोड़ी देर के बाद वो खुद भी उठ गया। कमरे में गर्मी बढ़ रही थी। उसने टेबल लैंप ऑन किया, जब ही वो उसे अपने पैरों वाली साइड पर सोई हुई नजर आई थी। उसने हाथ बढ़ाकर उसे उठाना चाहा, मगर उसे गहरी नींद में देखकर रुक गया था। उसने तकिया उठाकर उसके सर के नीचे रखा था, फिर उसे देखने लगा था। वो सोते हुए भी बहुत प्यारी लग रही थी। उसने मुस्कुराते हुए उसके चेहरे की तरफ हाथ बढ़ाया और फिर झिझक कर रुक गया था। वो डार्क ब्राउन जीन्स पर ब्लैक शर्ट जेब तन किए हुए था, ब्राउन कोट पहन रखा हुआ था। वो ऑफिस जाने के लिए रेडी था। तभी ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खुला। खुशबू का एक झोंका जैन के नथनों से टकराया था। उसने रुख मोड़कर देखा तो एक्वा ब्लू कलर के सूट पर हम रंग दुपट्टा रखे, कंधों तक आते खुले बाल। वो एक पल के लिए पलके झपकाना भूल गया था। वो नर्वस सी चलती हुई ड्रेसिंग तक आई और ब्रश का बाल संभालने लगी थी। बुर्श उठाकर बाल संभालने लगी थी। एक ट्रांस की कैफियत में जैन हैदर उसकी तरफ बढ़ा था। उसे अपनी तरफ बढ़ता देखकर उसने जल्दी से कंघी की और जाने के लिए मुड़ी, लेकिन वो पहले ही उस तक पहुंच चुका था। रोहा का सर उसके सीने से आ लगा। उसे वजूद से उठती खुशबू उसे अपने हिसार में ले रही थी। जैन ने आगे झुककर एक खूबसूरत सी जिसारत की थी। रोहा की पलकें भारी होने लगी थीं। जैन ने आगे बढ़कर उसे खुद में भींच लिया था, लेकिन उसके साथ ही बाहर से ज़ोर ज़ोर से किसी की बोलने की आवाज़ आने लगी। बाहर से आती आवाज़ें तेज़ होती जा रही थीं। फिर किसी ने दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक दी थी। जैन ने एक सर्द आह भरते हुए रोहा को नरमी से खुद से अलग किया। उसने एक गहरी नज़र से उस पर डाली थी और उसके दोनों गाल चूम लिए थे। रोहा के लिए नज़र उठाकर देखना दोबारा हो गया था। वो उसकी तरफ देखता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा था। दरवाज़ा खोलने पर सामने हवास बाख्ता सी जोया खड़ी हुई थी। जैन भैया, पता नहीं ताई जी को क्या हुआ है। उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही उसे नीचे की तरफ दौड़ लगाती थी, जहां फारिया बेगम होश व खरोज से बेगाना पड़ी हुई थी। जैन ने आगे बढ़कर उन्हें बाहों में उठाया था। जिस वक्त वो लोग हॉस्पिटल पहुंचे तो फारिया बेगम को आईसीयू में मुंतकिल कर दिया गया था। उन्हें एंजाइना का अटैक आया था, लेकिन बर वक्त हॉस्पिटल पहुंचने से वो बच गई थी। जब तक डॉक्टर्स को कोई मुस्बत जवाब देते जैन की सांस सीने में अटक रही थी। वो माँ बाप का इकलौता बेटा था। दोनों ने उसे बहुत प्यार से पाला था। उसकी हर बात मानी थी। रोहा से शादी कर वो उनका दिल दुखा चुका था। वो उससे नाराज़ थी तो वो भी अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश का पूरा हो जाने पर भी खुश नहीं हो सका था कि उसकी जन्नत उससे नाराज़ है। वो उसे कुछ नहीं कहती थी, लेकिन वो उनकी नापसंदीदगी जानता था। वो जिन नज़रों से रोहा को देखती थी उसका दिल ज़ख्मी हो जाता था। वो दोनों ही उसकी ज़िंदगी में बहुत ख़ास थीं और वो चाहता था कि वो अपनी खुशी से रोहा को उसकी ज़िंदगी में कबूल कर ले। वो जानता था रोहा बहुत ही अच्छी लड़की है। वो उसके माँ बाप की बहुत इज्जत करती है। उससे शादी की एक बड़ी वजह उसकी माँ बाप के साथ मोहब्बत भी था। फारिया बेगम भी उससे बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन ना जाने अब वो मोहब्बत कहाँ जा सोई थी। फारिया बेगम की हालत कुछ संभली तो उन्होंने सबके सामने जैन को अपने पास बुलाया था। माँ को बहुत सारी मशीनों में मुकीद देखकर उसका दिल दुख से भर गया था। उन्होंने इशारे से उसे अपने पास बुलाया। जैन की आंखों में आंसू चमकने लगे थे। उसने माँ का सर्द हाथ अपने दोनों हाथों में थाम लिया था। वो बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्हें बोलने में दिक्कत हो रही थी। मेरी एक बात मानोगे? जैन ने इस बात में सर हिलाया था। मुझसे वादा करो तुम इस लड़की को अपने साथ नहीं रखोगे। जैन की गिरफ्त माँ के हाथों पर कमज़ोर हुई थी। उसने बहुत दुख से माँ की तरफ देखा था, जिन्होंने बेटे के चेहरे पर दुख के साए लहराते देखकर भी नज़रें चुरा ली थीं। वादा करो मुझसे जैन। और जैन ने दिल में उठते दर्द को नज़रअंदाज करते हुए इस बात में सर हिला दिया था और फारिया बेगम की आंखें बंद होते ही वो आईसीयू के बाहर निकलकर हॉस्पिटल से भी बाहर आया था। रात गए तक सड़कों की खाक छानकर सुबह के वक्त वो घर में दाखिल हुआ तो सामने ही वो खड़ी हुई थी। लगता था वो सारी रात रोती रही है। लाल आंखें सूजी पपोटे। वो पहली बार जैन को एहसास हुआ कि वो रोने के बाद और भी प्यारी लगती है। जैन को सामने देखकर वो तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ी। मुमानी कैसी हैं? उसके लहजे में तशवीश थी। ठीक हैं अब।
अम्मा भी अपने कमरे से निकल आई। अब बेटा बहू कैसी है अब? ठीक है अम्मा भी, आप परेशान ना हो। अम्मा भी अपने दो बेटे से दुपट्टे से आंखें साफ की और दुआ के अंदाज में हाथ उठाए थे। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, मैं जा रही हूँ शुक्राने के नवफिल अदा करने। रोहा बेटा जैन को खाना दो। जी अम्मा। रोहा किचन की तरफ बढ़ गई थी और गहरी सोच में गुमसुम सोफे पर पांव लंबे करके बैठ गया था। आज फारिया बेगम को घर लाया गया था और उन्होंने घर आते ही ऐलान किया कि रोहा उनकी आंखों के सामने ना आए। उनकी तरफ बढ़ती रोहा ने शिकवा नज़रों से जैन की तरफ देखा था, जिसने अपनी नज़रें फेर ली थी। वो तेज़ी से किचन की तरफ बढ़ गई थी। उसके लिए सबसे महफूज जगह थी जहाँ बैठकर वो अपना हर दुख आंसू की सूरत में बहा देती थी। थोड़ी देर अंदर का गुबार निकालने के बाद वो अपने कामों में मसरूफ़ हो गई थी। रात गए वो कमरे में लौटी तो जैन को लबों को सिगरेट दबाए किसी गहरी सोच में गुम पाया था। वो चेंज करके लेटने के लिए बेड की तरफ बढ़ी, तभी जैन की आवाज़ उसके समातों से टकराई थी। रोहा, तुम अपना सामान लेकर अम्मा बी के कमरे में शिफ्ट हो जाओ। जैन की बात पर लम्हा भर के लिए उसका दिल और हाथ दोनों कांपे थे, लेकिन वो खुद को कमज़ोर जाहिर नहीं करना चाहती थी। इसीलिए तेज़ी से वार्डरोब की तरफ बढ़ी और एक बैग में अपने कपड़े भरकर तेज़ी से बाहर निकल आई थी। उसके निकलते ही जैन ने पास पड़ा गुलदान ज़ोर से सामने दीवार पर दे मारा था। उसे खुद पर गुस्सा था, जब हिम्मत करके शादी कर ही ली थी तो पहले दिन ही डट कर सबके सामने उसके हक के लिए खड़ा क्यों ना हुआ। सबको ये बावर क्यों ना करवाया कि वो उसकी ज़िंदगी में क्या मायने रखती है। रोहा अम्मा बी के कमरे में पहुंची तो वो भी हैरत से उसे देखने लगी थी, जिसने पटखने के अंदाज में बैग ज़मीन पर रखा था। समझते क्या है खुद को, जब दिल चाहा अपना लिया, जब दिल चाहा छोड़ दिया। अरे अरे लड़की, बावली हो गई हो, किसकी बात कर रही हो? आपके पोती की बात कर रही हूँ। और अब अगर आपने मुझे समझाकर वापस उसके पास भेजने की बात कही तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो अम्मा बी पर भी चढ़ दौड़ी थी, जो कि उसे इतने गुस्से में देखकर मुंह पर हाथ रखकर उसे देखने लगी थी। अरे लड़की, बावली हो गई हो क्या? मुझ बेचारी पे क्यों गुस्सा कर रही हो? सही कह रही हूँ, आपने ही मेरा दिमाग ही भी खराब किया हुआ है। हर वक्त उसकी तारीफें कर करके मेरा पोता ये है, मेरा पोता वो है। अपनी बीवी के लिए तो स्टैंड ले नहीं सकता, हाँ कुछ और करेगा। अम्मा बी, अगर आज के बाद मुझे वो शख्स इस कमरे में नजर आया ना तो मैं इस घर में नहीं रहना। वो गुस्से में बोले जा रही थी, तभी पलटकर देखा तो वो दोनों बाजू सीने पर बांधे उसका जलाल जलाल देख रहा था। उसे दरवाजे में ऐसा देखकर उसने नुखूद से सर झटका और अपना बैग नीचे से उठाकर अपने कपड़े अलमारी में रखने लगी थी, जबकि वो उसके नादर ख्यालात सुनकर वहाँ से ही लौट गया था। उसके जाते ही रोहा ने जल्दी से आगे बढ़कर दरवाज़ा बंद किया और ख़ुद को कोसा। क्या ज़रूरत थी बिला थकान बोलने की? वो जो खुद को ही एक चपत रसीद करती हुई बेड के किनारे पर टिक गई थी, जैसे जबकि अम्मा बी जो जैन की आमद से बेखबर थी, उन्होंने अचंभे से पहले उसकी कैंची की तरह चलती हुई ज़बान को देखा और अब बेड पर खुद को ही मारते हुए देखा था और खुद आखिज कर लिया था कि उनकी नवासी को ज़रूर कोई जादू वगैरह हो गया है और उन्होंने तय कर लिया था कि वो सुबह सबसे पहले उसे पीर बाबा के पास लेकर जाएंगी। रोहा ने माँ बी को घूरती नज़रों से तंग आकर चादर सर तक तान ली थी। सुबह अम्मा बी की आंख खुली तो रोहा कमरे में कहीं नहीं थी। वो जल्दी से उठकर बैठ गई, तभी वो वॉशरूम से नक्सक से तैयार निकली थी। अम्मा बी ने उसे कठिन नज़रों से देखा था। लड़की, सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? कुछ काम से जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं जैन से कहती हूँ तुम्हें छोड़ देगा। खबरदार, जो आपने कानो कान खबर भी होने दी। वो उंगली उठाकर वार्न करती हुई बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गई थी। वो जानबूझकर इस वक्त कमरे से निकली थी जब उसे जैन के चले जाने का यकीन हो गया था। वो स्टडी के दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर दाखिल हुई, जहां सामने ही हैदर हसन किताब बीनी में मसरूफ़ थे। वो जानती थी वहां इस वक्त यही मौजूद होंगे। उन्होंने रोहा को देखकर किताब और ऐनक सामने टेबल पर रखी थी और गर्दन के इशारे से उसे अंदर आने का इशारा किया। वो उनके सामने पड़ी सोफे पर बैठ गई थी। बेटा बोलो, क्या कहना चाहती हो? उसने नज़र उठाकर उन्हें देखा था। उसे उनके चेहरे पर मौजूद नर्म तासुरात से कुछ हौसला हुआ था। मामू जान, मैं जॉब करना चाहती हूँ। मैं वजह जान सकता हूँ? मामू, क्या फ़ायदा इतनी तालीम हासिल करने का जब उसे कहीं अमल में ही नहीं लाया जाए? चलो ठीक है, मैं जैन से बात करता हूँ, वो ऑफिस में तुम्हारे लिए कोई जगह निकालता है। नहीं मामू जान, झट से इनकार आया था। मैं आपके ऑफिस में काम नहीं करना चाहती। मैं अपने बलबूते पर कुछ करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मुझे जॉब मेरी काबिलियत पर मिले।
ठीक है फिर, जब तुम फैसला कर ही चुकी हो तो मैं क्या कह सकता हूँ। वो चुपके से वहाँ से निकल आई थी। बाहर आकर कब का रुका सांस बहाल किया था। एक मरहला तो तय हो गया था, अब जॉब तलाश करनी थी। वो आज 2-3 जगह पर इंटरव्यू देकर घर लौट रही थी। इसी वक्त एक गाड़ी का आकर उसके करीब रुकी थी। सामने बैठे शख्स को देखकर उसके चलने में तेजी आ गई थी। उसे भागते देखकर वो भी गाड़ी से निकल आया था और उसके हम कदम चलने लगा। रोहा ने कदम रोक लिए तो वो भी रुक गया था। उसने दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाकर अपना गुस्सा कंट्रोल किया और रुख उसकी तरफ किया था। आप क्या चाहती हैं? आप क्या चाहते हैं? वो बहुत एतमाद से बोली थी। तुम्हें? बहुत तहम्मुल से जवाब आया था। अच्छा, इसीलिए आधी रात को अपने कमरे से निकल जाने का हुक्मनामा जारी किया गया था? ये बात की बात है, फिलहाल गाड़ी में बैठो। मुझे आपके साथ नहीं जाना। आप अपने रास्ते से जाएं, मैं अपने रास्ते से जाऊंगी। जैन ने उसे बाजू से पकड़ा तो उसने झटके से अपना बाजू छुड़वाया था। अब की बार जैन ने जोर से उसकी कलाई से दबोचा और गाड़ी में लाकर पटक कर गाड़ी लॉक कर दी थी। ड्राइविंग सीट संभाल कर उस पर एक नज़र डाले बगैर ही गाड़ी घर वाले रास्ते पर डाल दी थी। उसे घर ड्रॉप करके वो जन से गाड़ी आगे बढ़ा ले गया था। रोहा भी पैर पटकती हुई अंदर आई। वो आज एसएच इंडस्ट्रीज़ में इंटरव्यू देने आई। जब उसका नाम पुकारा गया वो बहुत एतमाद से चलती हुई अंदर दाखिल हुई थी। सामने एक अधेड़ उम्र शख्स बैठा हुआ था। रोहा ने अपनी फ़ाइल उनके सामने रखी तो वो कुछ प्रोफेशनल सवाल करने लगे थे। वो अपनी डिग्रियों की बाबत बता रही थी, तभी उसे अपने दाएं जानिब बैठे शख्स की जानिब से सवाल आया था। मैडम, आपके पास कोई तजुर्बा है? रोहा ने गर्दन मोड़कर देखा तो सामने एक निहायत ही खूबसूरत और डैशिंग बंदा बैठा हुआ था। सर, काम करूँगी तो तजुर्बा भी हासिल हो जाएगा, लेकिन हमें तो तजुर्बाकार शख्स चाहिए। रोहा ने उनके आगे से अपनी फ़ाइल उठाई और बाहर निकल आई थी, जबकि 2 नीली आंखों ने दूर तक उसका पीछा किया था। भाई, वो शादीशुदा है। अगले दिन खिलाफ तवक्का उससे कॉल आई थी कि उसे सिलेक्ट कर लिया गया है। उसकी खुशी का तो इंतहा ही नहीं रही थी। तभी अम्मा भी को कोई दम किया हुआ पानी उसके पास लाई और ज़बरदस्ती उसे पिलाया था। साथ कुछ दम भी कर रही थी। रोहा ने उकताहट से उनका ये सारा रद्द-ए-अमल देखा था। अम्मा भी कितने पैसे लौटा कर ये कागज़ के टुकड़े लाई हैं? उन्होंने सिर्फ खामोश नज़रों से उसे घूरा था। रोहा समझ गई कि अम्मा बी को इस अमल के दौरान बोलने से मना किया गया है, वरना मजाल है जो बोलने से बाज रहती। आज उसका ऑफिस में पहला दिन था। सफ़ेद कमीज़ शलवार पर हम रंग बड़ा सा दुपट्टा लिए हुए वो जाने के लिए तैयार थी। उसने घड़ी पर वक्त देखा तो काफ़ी लेट हो चुकी थी। तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आई कि सामने बैठी फारिया बेगम को देखकर उसके पाँव सुस्त हुए थे, लेकिन उन्होंने उसे देखकर रुख मोड़ लिया था। वो भी मुतमईन होकर बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गई थी। दरवाजे से निकलते ही उसकी जॉगिंग से लौट रहे जैन से ज़ोरदार टक्कर हुई और वो गिरने वाली थी कि जैन हैदर ने उसे अपने मजबूत बाजू में हिसार में लिया था। वो झटके से खुद को छुड़वाना चाहती थी, लेकिन तभी उसकी नज़र लाउंज से नजर आती फारिया बेगम पर पड़ी, जो कीना तोड़ नज़रों से उसे ही देख रही थी। उसने सजे सवरे रूप में खोकर सारे वादे भूल चुका था। होश में तो तब आया जब रोहा ने अपनी कमर के गिर्द उसके बाजू को अपने हाथ से नरमी से पीछे किया था। उसके नर्म लम्स पर जैन का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया था। वो किचन में अपने सामने रोटी और थोड़ा सा सालन रखे हुए बैठी थी जब वहाँ सबिहा मुमानी चली आई थी। कितनी घटिया निकली तुम्हें तो ये भी ख्याल ना आया कि जिन लोगों ने तुम्हें पनाह दी है, अपने घर की 4 दीवारी में दी, तुम उन्हीं की नकब लगा रही हो। वो नहाकर तौलिए से बाल खुशक करती हुई बाथरूम से बाहर निकली ही थी जब बेचैनी से टहलती जोया उस पर बरस पड़ी थी। क्या क्या किया है मैंने? उसने उलझकर पूछा था। पहले रोहा के उस्मान के रिश्ते को पता नहीं कैसे अपने जाल में फंसाया, और अब अशर ने भी जोया से शादी से इनकार कर दिया है। लेकिन क्यों बेटा? अम्मा बी ने वकास मामू से दरियाफ्त किया। चंद दिन पहले ही शहर के महंगे होटल में मंगनी की गई थी। मामू ने एक नज़र अम्मा बी के पास बैठी रोहा को देखा था। वो कहते हैं, अशर कहता है कि वो जोया से नहीं रोहा से शादी करना चाहता है। तभी जोया तेज़ी से रोहा पर झपटी थी। वो उसके बाल पकड़ कर खींचने लगी थी, साथ ही मुमानी भी उससे कोसने लगी थी। तभी जैन की तेज़ आवाज़ सुनाई दी थी। खबरदार, जो अब किसी ने भी इसकी किरदार कशी की तो बीवी है वो मेरी। खबरदार, अगर अब किसी ने मुंह से एक अल्फाज भी निकाला तो उसने उंगली उठाकर सबको वार्न किया था। रोहा ने एक शिकायती नज़रें जैन पर डाली थी और कमरे में बंद हो गई थी। अम्मा बी और हैदर मामू कमरे में दाखिल हुए। वो एहतरामन खड़ी हो गई थी। हैदर हसन ने उसे बैठने के लिए कहा और ख़ुद उसके सामने बैठ गए। रोहा, अम्मा बी की आवाज़ किसी खाई से आती हुई थी।
कितना दुख था इस एक लफ्ज़ में। वो ये एकदम से जैसे नींद से जागी थी। जोया अपने मंगेतर को वीडियो कॉल पे बात कर रही थी जब मैं अचानक इस कमरे में चली गई थी। अपने किरदार की वकालत कितना मुश्किल काम था, उसे आज ही पता चला था। मेरे पास कोई फ़ोन, कोई राब्ते का ज़रिया नहीं अम्मा। अम्मा भी ये बात जानती हैं। एक ऐसा शख्स ने जिसे मैं जानती नहीं मेरे किरदार पर सवालिया निशान लगा दिया। मुझसे कसम ले लें, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने मामू से जो कहा सच कहा है। मामू बिना कुछ कहे चले गए थे और आज पहली बार वो अम्मा बी की मौजूदगी पर की परवाह किए बगैर रो दी थी। कुछ नहीं होता मेरी बच्ची, सब्र रख, बस सब्र। अम्मा बी ने एक हाथ से करीब करते तसल्ली दी थी। एक अरसे से वो उस कमरे तक महदूद थी, लेकिन उन्होंने दुनिया देख रखी थी। घर के बड़े से लेकर बच्चों तक सब के रंग ढंग पहचानती थी। रोहा के लिए ये रात इस घर में गुजरी हर रात पर भारी थी। रह रहकर हैदर मामू का ख्याल आ रहा था। वो बहुत बेएतबार ठहरी थी सबकी नज़रों में। अपना दफा करना उसका पहला हक था। अगली सुबह रात जागने के बावजूद वो वक्त पर किचन में मौजूद थी। मामा, एक कप चाय बना दे, सर बहुत दर्द कर रहा है। रोहा ने बर्तन धोते हुए गर्दन मोड़कर पीछे देखा और फिर से बर्तन धोने लगी थी। कोई जवाब न पाकर जोया ने सर उठाकर देखा। वो वही थी जिसका वो शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। उसके खून में उबाल उठा था। और तो और गैरत नाम की कोई चीज़ है तुम में। एक मिनट, उंगली उठाकर वार्न करते हुए उसकी बात काट कर वो पीछे मुड़ी थी, लेकिन तब तक जोया पैर पटकती वहाँ से चली गई थी। अपनी आना को जलते चूल्हे में झोंक कर उसने जोया के लिए चाय का पानी चढ़ाया था। चाय बनाकर वो बेझिझक उसके कमरे में आई थी। चाय उसने साइड टेबल पर रख दी थी। लोग कहते हैं किरदार पर बात आए तो वहाँ से हर बात ख़त्म कर देनी चाहिए। मैं कहती हूँ किरदार पर बात आए तो खुलकर बात करनी चाहिए। मुझे कोई गर्ज नहीं तुम्हारी अक़वाल ज़ेरे से। वो फुंकारी थी। बिल्कुल होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं एक गलतफहमी के बिना पर ज़िंदगी भर के पछतावे ना लेना चाहती हूँ और ना देना चाहती हूँ। तुम जानती हो मेरा तुम्हारे मंगेतर से ना कोई राब्ता है, और जो तुम दोनों के दरमियान हुआ तुम बाखूबी जानती हो। जिस वक्त मैं तुम्हारे कमरे में दाखिल हुई थी तुम उससे पूछने पर कह सकती थी कि मैं तुम्हारी भाभी हूँ, लेकिन तुमने तो खुद को मुझ पर बेहतरी जाहिर करना था, इसीलिए तुमने ये बताया कि मैं तुम्हारी मरहुमा फुप्पो की बेटी हूँ, जिसे आप जैसे दरिया दिल लोगों ने न सिर्फ अपने घर में रहने की जगह दी बल्कि पढ़ाया लिखाया भी है। वैसे भी तुम मान लो ऐसा शख्स जिसने फ़ोन पर एक लड़की की एक झलक देखकर आपकी फीलिंग्स की परवाह ना करते हुए इस रिश्ते को तोड़ दिया, उससे रिश्ता जुड़ना चाहे वो तुम्हारे काबिल ही नहीं हो सकता। तुम्हें शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने ऐसे शख्स के हाथों आपकी ज़िंदगी महफूज रखी है। रोहा की बातों का उस पर अच्छा खासा असर हुआ था। उसने 2 नफिल अदा किए और अल्लाह से अपनी मनफी रवैये की माफ़ी मांगी थी और शुक्र अदा किया था। वक्त पर जान छूट गई थी। मुंह पर पानी के छींटे मारकर वो किचन में चली आई थी, जहां रोहा और जोएला नाश्ता बनाने में मसरूफ़ थीं। शहादत की उंगली मोड़कर मेज़ पर मारते हुए दोनों को मतवज्जा किया था। चेहरे पर जर्दी लेकिन ढेर सारा सुकून था। रोहा से नज़रें मिली तो दोनों मुस्कुरा दी थीं। ये दोस्ती की इब्तिदा थी। नाश्ते की मेज़ पर जोया ने सबके सामने रोहा की पोजीशन क्लियर की थी। हैदर हसन ने भांजी प्लस बहू पर एक मुशफ़क़ नज़र डाली और नाश्ते में मसरूफ़ हो गए थे। रोहा, तुम वाकई ही हीरा हो। नम आंखों से जोया ने उसे गले लगाया था। ये कब और कैसे हुआ? दारैन की हैरत भरी आवाज़ सुनाई दी थी। दारैन की बात पर वो दोनों खिलखिलाकर हंस दी थीं और डाइनिंग रूम में दाखिल होते ज़ैन हैदर ने यह खूबसूरत मंजर देखा था और रोहा की हंसी की भलियों में गुम हो गया था। ज़ैन हैदर मीटिंग के लिए इस्लामाबाद गया हुआ था। रोहा ने उसकी गैर मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए वो हैदर के कमरे में सो गई थी। हैदर का काम जल्दी ख़त्म हो गया था तो वो रात को ही लौट आया था। सहरी के वक्त वो घर पहुंचा तो सारे दिन की सफ़र की वजह से बहुत थकन हो रही थी। वो कमरे में आया तो सामने रोहा को बिस्तर पर सोते देखा। खुले बाल उसके तकिए पर बिखरे पड़े थे, एक हाथ तकिए पर जबकि दूसरा पहलू में था। लंबी उंगलियों के पोरे मेहंदी से सुर्ख हो रहे थे। वो गहरी नींद में थी। रोहा यहाँ उसके कमरे में? उसका दिल जैसे धड़कना भूल गया था। शायद उसकी नींद की वजह से उसे कहीं उसकी नींद में खलल ना हो। वो उससे चंद कदम ही दूरी पर थी। वो उसके करीब हुआ। उसकी पुरशौक निगाहों से उसके चेहरे पर जमी हुई थी। वो सोई हुई भी खुलकर मुस्कुराती थी। मुंदी मुंदी सी आंखें खोलकर मुस्कुराई और अगले ही लम्हे पूरी खुल गई थी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हें सोता हुआ देख चुका हूँ, इसीलिए ये नहीं पूछूंगा। तुम बताओ मेरे कमरे में क्यों सो रही हो? उसका लहजा शरीर हुआ था। ओह सॉरी। वो एक झटके से बिस्तर से उठी थी।
तुम चाहो तो यहाँ सो सकती हो। नहीं नहीं शुक्रिया। घड़ी पर नज़र पड़ते ही उसके रहे सहे अवसान भी ख़त्म हुए थे। उसने पहला कदम उठाया और पहला कदम उठाते ही वो डगमगाई गई थी। संभल कर। लो देती नज़रों से तकते जैन ने उसका बाजू पकड़कर सहारा दिया था। वो उससे चंद कदम दूर हुई थी। उसके लम्स की गरमाइश उसके दिल को पिघला रही थी। जाने के लिए वो उसके करीब से गुजरी जब बेख्तियार जैन ने उसका रास्ता रोक लिया था और उसकी हिनाई हाथों को हाथ में लेकर उसकी हथेलियों पर अपने लब रख दिए थे और उससे अलग हो रहा था और उसे लग रहा था कि ज़िंदगी जामूत का शिकार हो गई थी। सुबह 8 से शाम 4 बजे तक ऑफिस में सर खपाने के बाद घर लौटती, थोड़ी देर अम्मा भी के आसपास बैठकर उनकी दिन भर की रौदात सुनकर जो किचन का रुख करती, फिर रात 9 बजे किचन में ही गुजारती। कहीं दिन से उसे जैन नज़र नहीं आ रहा था। वो रात गए घर लौटता था और सुबह सवेरे निकल जाता था। वकास मामू की ज़बानी ही पता चला था कि वो और जैन आजकल एक नए फैक्ट्री की बुनियाद रख रहे हैं। इसीलिए उन्हें सर खुजाने का वक्त भी नहीं मिलता है। ऐसे में बोरिंग दिनों में दारैन और सब बड़ों की रजामंदी से जोया और दारैन का रिश्ता तय कर दिया गया था और सदा के बेबाक दारैन के शौकी जुमलों से बचने के लिए जोया कमरा नशीन हो चुकी थी। रोहा और रोहा की जिम्मेदारियों में इजाफा हो गया था। फारिया बेगम का रवैया जूं का तू था। बस इतनी सी तब्दीली आई थी कि अब वो रोहा की मौजूदगी में नापसंदीदगी का इजहार नहीं करती थी। रोहा के लिए खाना बना तो देती थी रोहा उनके लिए खाना बना तो देती थी, लेकिन खुद जाकर उन्हें सर्व करने की हिम्मत नहीं थी। वो इस वक्त भी खाना ट्रे में रख कर लाउंज से रोहिया मुमानी को बुला रही थी। वो ट्रे उठाकर फारिया बेगम के आगे रखने लगी थी। फारिया ने किचन के दरवाजे में उस्तादा रोहा को मुखातिब किया था। कल से मेरे खाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। रोहा ने खुशगवार हैरत से उनकी तरफ देखा था, लेकिन वो अब मगन सी खाना खा रही थी। जोया हाथ के इशारे से उसे विक्ट्री का निशान बनाया तो वो भी सरशारी से मुस्कुरा दी थी। उसकी जैन से भी नाराज़गी कुछ कम हो गई थी। वो जानती थी वो माँ की मोहब्बत में मजबूर है। उसने एक दिन रात को माँ बेटी की बहस सुनी थी और तभी उसका दिल बदल गया था। अब कई दिनों से वो रात को उसका इंतज़ार कर रही थी, लेकिन वो शायद घर ही नहीं आ रहा था। घर में दारैन और जोया की शादी के हंगामे जगमगा उठे थे। लड़कियों को कपड़ों और कपड़ों के साथ मैचिंग चीज़ों की फिक्र सता रही थी। बारात और वलीमे के लिए हॉल बुक करवा लिया गया था, लेकिन मेहंदी के लिए लड़कियां किसी तौर पर भी हॉल के लिए राज़ी नहीं हुई थीं। 10 बजे तो हॉल का टाइम ख़त्म हो जाता है, जबकि 10 बजे हमारे फंक्शन शुरू भी नहीं होता। सबकी मुश्तरका राय यही थी कि इसीलिए मेहंदी के फंक्शन के लिए घर सजा लिया गया था। गेंदे और मोतियों के फूलों से घर की सजावट की गई थी। फंक्शन के लिए लॉन में इंतज़ाम किया गया था। वसी लॉन 2 हिस्सों में तकसीम करते हुए ग्रीन कारपेट की राह गुज़र बनाई गई थी। राह गुज़र के एहतमाम पर सफ़ेद और पीले फूलों से स्टेज बनाया गया था। स्टेज के अलावा पूरा लॉन तारीकी में डूबा हुआ था। जोया रिवायती पीले रंग के जोड़े में मलबूस थी, जबकि दारैन सफ़ेद कमीज शलवार पर पीला दुपट्टा गले में डाले हुए जोया के बराबर ही बैठा हुआ था। हर 5 मिनट के बाद जोया की तरफ झुककर सरगोशी में कुछ न कुछ कह रहा था, जिसकी वजह से उसका झुका हुआ सर मज़ीद झुक गया था। ग्रीन कलर के लहंगे के ऊपर पिंक कलर की शर्ट, कमर तक आते बालों जो कि पीछे से कर्ल किए गए थे, कुशादा पेशानी पर एक साइड पर झूमर टिकाए हुए हल्के मेकअप में रोहा अप्सरा लग रही थी। सब ने उसकी बहुत तारीफ़ की थी, लेकिन जिसके लिए ये सब तैयारी की गई थी वो कहीं नज़र ही नहीं आ रहा था। वो दोनों हाथों में मेहंदी की प्लेटें पकड़े सीढ़ियों से उतर रही थी। उसका ध्यान पाँव में उलझते लहंगे की तरफ हुआ। जब ही किसी लड़की के पास से गुजरती हुई उसका हल्का सा झटका लगा और वो अपने लहंगे से उलझती पहली सीढ़ी पर कदम रखते जैन की बाहों में झूल गई थी। मेहंदी की प्लेट हल्के से शोर से ज़मीन बोस हो चुकी थी। उसे लगा जैसे वो महक गया हो। वो उसे बाहों में थामे उसकी बंद आंखों को दिलचस्पी से देख रहा था। उसकी बंद आंखें एकदम से खुली थीं। वो तेज़ी से उसकी बाहों से निकली थी। जैन को उसकी ये तेज़ी एक आंख न भाई थी। उसने एक तेज़ नज़र से उसके सजे संवरे रूप पर डाली और उसे बाजू से पकड़कर खींचते हुए कमरे तक लेकर आया था। कमरे में लाकर उसे एक साइड पर पड़े सोफे पर पटकते हुए उसने कोट उतारकर गुस्से में एक साइड पर फेंका था। जेब से सिगरेट और लाइटर निकाला और सिगरेट सुलगाते हुए सुर्ख आंखें रोहा के चेहरे पर गाड़ी उसे तरफ बढ़ा था। उसके बराबर सोफे पर बैठते हुए उसने शानों से पकड़कर अपने करीब किया था। थोड़ी से उसका चेहरा पकड़कर ऊंचा किया।
रोहा ने अपनी निगाहें झुका ली थीं। उसका गाल दहक उठे थे। उसकी गिरफ्त थोड़ी सख्त हुई थी। तुम क्या समझती हो? तुम मुझसे दूर जाना चाहोगी और मैं ऐसा होने दूंगा? मैं तुमसे दूर हूँ सिर्फ एक वादे की पासदारी में। लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुम्हें भी कुछ वक्त देना चाहता हूँ, नहीं तो मैं जब चाहूँ अपना हक वसूल कर सकता हूँ। इसीलिए आज के बाद मुझे ऐसे झटकने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो तुम मेरे जज्बात की शिद्दतों को बर्दाश्त नहीं कर सकोगी। उसने झटक कर एक शोक जिसारत की और उसे छोड़ दिया था, जबकि रोहा उसके इस रूप से डर कर हल्के हल्के काँप रही थी। जैन ने सिगरेट का आखिरी कश लिया और मुस्कुराकर उसके शर्माए घबराए हुए रूप को देखा था। मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, तुम मेरे कपड़े निकाल दो। बाथरूम का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर वो वार्डरोब की तरफ बढ़ गई थी। वार्डरोब खोलकर खुद ही परेशान हो गई कि क्या पता कौन से कपड़े पहनने हैं। तभी फ्रेश होकर जैन बाहर निकला। कश्मकश में खड़ी रोहा को देखकर उसके पीछे आकर खड़ा हो गया था। रोहा की सांस सीने में अटकने लगी थी। उसकी पुश्त जैन के सीने से टकरा रही थी। जैन ने हाथ बढ़ाकर ब्लैक कमीज शलवार निकाले तो उसका चेहरा रोहा के साइड फेस से मिस हुआ था। वो अपने आप में सिमट गई थी। तैयार होकर दोनों जाने के लिए मुड़े तो जैन ने रोहा को अपने बाल ठीक करने के लिए बोला था, जो उसे ज़बरदस्ती कमरे में लाते हुए अच्छे खासे उलझे हुए लग रहे थे। अपने बाल संवार लो, ये ना हो लोग तुम्हें देखकर कुछ और ही समझे, उसने उसके कान में सरगोशी करते हुए कहा था, जबकि रोहा उसकी बात के मायने समझते हुए शर्म से लाल अंगारा हो गई थी। वो दोनों जिस वक्त साथ चलते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरे तो बहुत सारी आंखों ने हसद और रश्क की निगाहों से दोनों को देखा था। दोनों साथ चलते हुए बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। फारिया बेगम सभी हमुमानी के साथ बातों में मसरूफ़ थी। जब उन्होंने आंख के इशारे उन्हें दोनों की तरफ मतवज्जह किया था, फारिया बेगम ने एक नज़र इस तरफ डाली और फिर से बातों में मशगूल हो गई थी। सबिहा बेगम ने फारिया के चेहरे पर कोई जज्बात ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही थी। बारात और वलीमा भी बहुत अच्छे से गुजर गया था, लेकिन जैन मेहंदी वाली रात किसी ज़रूरी काम से इस्लामाबाद चला गया था। उसके इस रात वाले रूप के बाद रोहा ने भी उसके जाने पर शुक्र का कलमा पढ़ा था। शादी के बाद ज़िंदगी फिर से पुरानी डगर पर आ गई थी। जोया और दारैन हनीमून के लिए शुमाली इलाके जात की तरफ निकल गए थे। शादी के हंगामों के बाद घर में खामोशियों का राज था। फारिया बेगम भी उन दोनों को कुछ ही खोई खोई सी रहती थी। अक्सर रोहा को महसूस होता था कि वो उस पर नजरें टिकाए कुछ खोज रही हैं। वो उनकी तरफ देखने से गुरेज करती थी। जैन कई बार उनके सामने अपनी खुशी के लिए खड़ा हो चुका था। वो जानती थी उसकी तबीयत में लहरों सी शरूरगी नहीं है। वो गहरा और ठहरा समंदर है। वो तो कभी अपनी ज़रूरत के लिए भी उन तक नहीं आया था, लेकिन रोहा एक ऐसी खुशी और ख्वाहिश थी जिसके लिए वो बार बार उन तक आता रहा था। उसकी हर नज़र सवाल बन जाती थी। अब वो उसकी ख्वाहिश पूरी करके पूरी ज़िंदगी के लिए उसके आगे सुरखरू हो सकती थी। वो आज ऑफिस से आई तो उसे अपने पास शावेज़ हमदानी की तरफ से पैगाम मिला कि वो आज एक मीटिंग के लिए उसके साथ होटल ब्लू लाइट में डिनर पर जा रही है। उसने घर कॉल करके अम्मा बी को लेट आने का बता दिया था। अम्मा बी को एतराज़ तो बहुत था किया, लेकिन रोहा ने उन्हें बताया कि ये उसकी जॉब की रिक्वायरमेंट है, तो वो भी हाँ कहकर खामोश हो गई थी। उसने आज डार्क ब्लू कलर का सादा सा लॉन का सूट में मलबूस थी। वो जिस वक्त शावेज़ हमदानी के साथ उसके गाड़ी में सवार हुई, उसने एक तनकीदी नज़र उसके हुलिये पर डाली थी, लेकिन खामोश रहा था। वो आज पहली बार किसी ऐसे डिनर पर जा रही थी तो थोड़ी कंफ्यूज थी। वो लोग जिस वक्त होटल पहुँचे तो वेटर की मौयत में रिजर्व सीट पर बैठ गई थी। दूसरी पार्टी अभी तक नहीं पहुंची थी। रोहा वक्त गुजरने के लिए अपने आसपास देखने लगी थी। तभी किसी के वेलकम के लिए शावेज़ हमदानी खड़ा हुआ तो उसकी तकलीद में वो भी खड़ी हो गई थी। वो आने वाली शख्सियत को नहीं देख सकी थी क्योंकि रोहा की उसकी तरफ पुश्त थी, लेकिन जिस वक्त शावेज़ हमदानी से मिलकर वो रोहा की समेत मुड़ा, रोहा को लगा उसकी सांस सीने में ही अटक गई है। सामने मौजूद शख्स की गुस्से से रगें तन गई थीं। उसने अपना गुस्सा कंट्रोल करने के लिए दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद कर ली थीं, जबकि इस सब से बेखबर शावेज़ हमदानी उन दोनों का तारुफ करवा रहा था। ये हैं हसन इंडस्ट्रीज़ के मालिक जैन हैदर हसन, और जैन हैदर ये है मेरी पर्सनल सेक्रेटरी रोहा कमाल। रोहा ने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा था, लेकिन जैन ने एक निगाह गलत न डाली थी और डायरेक्ट मुद्दे पर आया था
और उसके साथ उसका पर्सनल सेक्रेटरी मुनाफ था। उनकी मीटिंग 1.5 घंटे जारी रही थी, लेकिन इस सारे वक्त में रोहा को ठंडे पसीने आते रहे थे। उसने एक लफ्ज़ भी मुँह से नहीं निकाला था। शाहवेज़ हमदानी ने रोहा को कोई फ़ाइल जैन को देने के लिए कहा था। रोहा ने फ़ाइल खोलकर जैन की तरफ बढ़ाई, लेकिन जैन ने उसके हाथ से फ़ाइल लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाए थे। रोहा ने कांपते हाथों से फ़ाइल जैन के आगे रखी। तब उसने एक तेज़ नज़र रोहा पर डाली थी। मीटिंग के अख्ताम पर वो शाहवेज़ हमदानी से मुसाफा करते हुए लंबे लंबे ढक भरता हुआ वहाँ से चला गया था। रोहा कमाल जिस वक्त घर में दाखिल हुई, रात काफ़ी बीत चुकी थी। उसका सारा जिस्म होले होले कांप रहा था। वो अंदर दाखिल हुई तो सामने पूरा लाउंज अंधेरों में डूबा हुआ था, जबकि टीवी चल रहा था। रोहा ने अंधेरे को गनीमत जानकर आंखें बंद करके जल्दी से अम्मा बी के कमरे की तरफ बढ़ी थी, लेकिन पहली सीढ़ी पर ही उसके कदम रुक गए थे। ये कौन सा वक्त है घर आने का? उसने मुड़कर देखा तो सामने टीवी के आगे सपाट चेहरा लिए जैन हैदर विराजमान था। रुके कदम वहीं ज़मीन के साथ जम गए थे। वो उठकर आहिस्ता से चलता हुआ रोहा के पास पहुंचा। रोहा की सांस सीने में ही अटकने लगी थी। वहाँ से भागना चाहा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो उस तक पहुंच चुका था। इससे पहले कि वो अपने इरादे पर अमल करती, उसका बाजू जैन की गिरफ्त में था, जिसने एक ज़ोरदार झटका दिया और उसके सीने से आ लगी थी। जैन ने उसका बाजू पीछे की तरफ ले जाकर झटका तो दर्द की शिद्दत से रोहा के आंसू निकल गए थे। छोड़े मुझे, क्या कर रहे हैं? अच्छा, छोड़ दूंगा, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। कितनी पे मिलती है तुम्हें? 35,000। वो जल्दी से बोली थी। कल तुम रिज़ाइन कर रही हो? उसने चबा चबा कर अल्फाज अदा किए थे। नहीं, मैं क्यों रिज़ाइन करूँगी? उसने एक और झटका उसे दिया था। अच्छा, तुम नहीं करोगी? नहीं, मैं किसी भी सूरत नहीं। जैन हैदर ने उसके गर्दन में हाथ डालकर सख्ती से उसे झटका दिया था और उसका चेहरा ऊंचा करते हुए उसे वार्न किया था। ऐसे तो ऐसे ही सही, मैं देखता हूँ तुम्हें कौन जॉब पर रखता है। और साथ ही वो उसे छोड़ता हुआ तेजी से जीने से चढ़ गया था। रोहा ने एक नज़र अपनी सुर्ख होती कलाई पर डाली थी और बैठकर रोने लगी थी। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ती हुई अपने और अम्मा बी के मुश्तरका कमरे में पहुंची थी। अम्मा बी सुकून से सो रही थी। रोहा आहिस्ते से वॉशरूम में घुस गई थी। दिल की भड़ास आंसू की सूरत निकालकर वो वापस कमरे में आई और अम्मा बी के पास लेटकर सोने की कोशिश करने लगी थी। रह रहकर उसे जैन हैदर की आंखों याद आ रही थी कि होटल में उसे देखकर उसके चेहरे पर कैसी बेयकीनी थी। यही कुछ सोचते न जाने रात के किस पहर उसकी आंख लग गई थी। सुबह उसकी आंख खुली तो अम्मा भी कमरे में कहीं नहीं थी। वो कसमरंदी से काफ़ी देर तक छत को तकती बेड पर पड़ी रही थी, फिर घड़ी पर वक्त देखते हुए उठ गई थी। आज संडे होने की वजह से वो बेफिक्र सी थी। तभी दरवाजे पर दस्तक देकर जैन हैदर अंदर दाखिल हुआ था। रात के निस्बत इस वक्त उसका मूड ठीक था। सामने का मंजर उसके लिए खासा दिलचस्प था, जहां खुले गले वाली ढीली ढाली शर्ट पहने, दो पट्टे से बेनियाज दोनों हाथ उठे हुए थे, जिनसे वो अपने बाल संवार रही थी। जैन को सामने देखकर उसने झट से बाजू नीचे किए, जिसके नतीजे से सारे बाल उसके कंधों पर फैल गए थे। जैन हैदर भूल गया कि वो किस काम से आया था। अम्मा भी किधर है? मैं नहीं जानती, मेरी अभी आँख खुली है तो वो कमरे में नहीं है, उसने सर झुकाए हुए जवाब दिया था। ये कौन सा वक्त है उठने का? जी क्या? वो हौक बनी थी कि उसका चेहरा देखने लगी। मुझे देर से उठने वाली लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं हैं। तो मैं क्या करूं? अब की बार वो दोबदो जवाब दे गई थी। करना है ये कि आज के बाद सुबह सवेरे उठना है। करना ये है कि आज के बाद सुबह सवेरे उठना है। मैं आपकी पाबंद नहीं हूँ, आप मेरी पाबंद हैं। आप अपने तमाम जुमला हुकूक मुझे सौंप चुकी हैं। आप पर भी कुछ हकूक लाजिम हैं। आप हुक्म करें, हम बजा लाने के लिए तैयार। बजा ना लाएं तो कहिएगा। वो थोड़ा सा और आगे बढ़ा और साइड टेबल पर एक मोबाइल और नोटों की गड्डी रखकर पास पड़े सोफे पर पड़ा दुपट्टा उसकी गोद में फेंका था, जिसे उसने जल्दी से अपने गिर्द लपेट लिया था। ये तुम्हारे लिए है। उसने साइड टेबल की तरफ इशारा किया था। मुझे नहीं चाहिए, आपको फिर भी लेने पड़ेंगे। ये कहकर वो रुका नहीं और बाहर निकल गया था। रोहा ने अपना कब का रुका हुआ सांस बहाल किया था और वॉशरूम में घुस गई। सब लोग इस वक्त टीवी लॉन्च में मौजूद थे। सब लोगों ने अपनी अपनी महफिल जमाई हुई थी। रोहा अम्मा बी के पीछे फारिया बेगम की नज़रों से छुपकर बैठी हुई थी। जैन अपने मोबाइल में बिजी किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। कॉल बंद करके आकर वो आया और अम्मा बी और हैदर हसन के सामने बैठ गया था। अम्मा, बाबा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो बेटा, अम्मा बी की तरफ से जवाब आया था। हैदर हसन भी उसे सवाली नज़र से देखने लगे थे। अम्मा बी, मैं चाहता हूँ मेरा और रोहा का वलीमा हो जाए।
चीख की आवाज़ के साथ रोहा के लबों को जाती पानी का गिलास ज़मीन बोस हुआ था। सब उसकी तरफ देखने लगी थी, जबकि जैन ने अपने कह कहे का गला घोटा था। वो रोहा की हालत से खूब लुत्फ़अंदोज़ हुआ था। बेटा, हमें तो कोई एतराज़ नहीं है, तुम अपनी माँ से पूछ लो। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, फारिया बेगम की तरफ से जवाब आया था। तो फिर नेक काम का देर कैसी? अगले माह की कोई तारीख रख लेते हैं। उनका जवाब सुनने से पहले ही रोहा ने अपने कमरे की तरफ दौड़ लगा दी थी। नहीं, अगले माह नहीं, मैंने अगले संडे के लिए हॉल बुक करवा लिया है। बेटा, तुमने तो सारी तैयारी कर रखी है। वो मुस्कुरा दिया था। सभी उसके वलीमे का सुनकर पुरजोश हो गए थे। इतना कम वक्त का सुनकर सबको अपने अपने ड्रेस की फिक्र सताने लगी थी, जबकि अम्मा भी ने खुशी से जैन को गले लगा लिया था। रात अपने पर फैलाए हुए फिर से सारे माहौल पर काबिज होने को तैयार थी। वो करवट पर करवट बदल रही थी, लेकिन नींद जैसे उससे रूठ गई थी। तभी अम्मा बी की छड़ी की टिक टिक सुनाई दी थी। वो कमरे में दाखिल हुई तो रोहा ने कंबल मुंह पर रख लिया था। वो आकर बेड की दूसरी साइड पर टिक गई थी। थोड़ी देर बाद उनकी तशवीश भरी आवाज़ सुनाई दी। अरे पुत्र, आज सर शाम ही क्यों लेट गई हो? उनकी आवाज़ पर उसका दिल भर गया था। वो उठकर बैठ गई और डबडबाई हुई आंखों से अम्मा बी को देखने लगी थी। अम्मा बी ने अपना चश्मा दुरुस्त किया और गौर से उसकी आंखों में देखा था और हाथ बढ़ाकर उसे अपने करीब किया। मेरी बेटी को आज क्या हुआ है? उसने नफ़ी में सर हिलाया और ज़ोर शोर से रोना शुरू कर दिया था। अम्मा बी ने उसे गले लगा लिया था और ख़ुद भी रोने लगी थी। काफ़ी देर रोने के बाद जब दिल का गुबार छटा तो रोहा बोली थी, अम्मा बी, अगर आज मेरे माँ बाप जिंदा होते तो क्या मेरे साथ ऐसा होता? क्या हुआ पुत्र? अम्मा, जब जिसका दिल चाहे अपने कमरे से निकाल दे और जब जी चाहे शादी का ऐलान कर दे। मैं भी तो इंसान हूँ, मेरी मर्जी भी तो कुछ हो पूछी जानी चाहिए ना। तभी जोरदार आवाज़ से दरवाज़ा खुला और जैन हैदर गुस्से में कमरे में दाखिल हुआ था। जी बोलिए, आपकी मर्ज़ी क्या है? लेकिन एक बात याद रखना, मुझसे दूर जाने के बारे में सोचा भी तो मैं तुम्हें मार दूंगा और ख़ुद को भी। उसकी बात पर वो दहल गई थी और अम्मा बी के बाजू को ज़ोर से पकड़ लिया था। जैन हैदर थोड़ी देर खड़ा रहा, उसे घूरता रहा, फिर लंबे लंबे ढक बढ़ता हुआ कमरे से निकल गया था। बेटा, उसने तुम्हें कमरे से निकल जाने के लिए बहुत गलत किया, लेकिन अपनी जगह पर वो भी ठीक था। माँ से क्या वादा निभाया। तुम क्या चाहती हो, वो माँ को मरने देता? रोहा ने नफ़ी में सर हिलाया था। तो बेटा, अगर माँ को छोड़कर तुम्हारे पास आता तो क्या अच्छा था? फिर तो वो बहुत ही खुदगर्ज होता और मैं तो खुद तुम्हें कहती कि इसे छोड़ दो। जो जन्म देने वाली माँ का ना हो, किसी और का क्या होगा? लेकिन उसने अपनी माँ का मान रखा, लेकिन फिर तुम्हारे लिए माँ के आगे डट भी गया। आखिर उसने माँ को मना लिया और तुम्हें वो पूरी इज्जत व एहतराम से लेकर जाना चाहता है। वो एक मजबूत साहिबान है तुम्हारे लिए, अभी से नहीं, जब तुम इस घर में आए हो तब से। वो तुम्हारी माँ का बहुत लाडला था, वो हर वक्त उसके साथ होता था। हम उसे कहते थे कि दरिया, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी फिर क्या करोगी? तो कहती थी, अम्मा, मैं अपनी बेटी की शादी जैन से करूँगी और जैन को घर दामाद बना लूँगी। और वो बहुत ही पुरजोश होता था कि उसकी इस बात पे वो फिर हमेशा उसके साथ रहेगा। जब तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट हुआ तो वो अस्पताल में हैदर के साथ जैन भी गया था और जानती हो तुम्हारी माँ ने उससे क्या कहा था? रोहा ने नफ़ी में सर हिलाया था। उसने जैन से वादा लिया था कि वो हमेशा तुम्हारा ख्याल रखेगा। जब दरिया का जनाजा लाया गया तो वो बहुत ही रोया, लेकिन जब फारिया तुम्हें उठाकर लाई तो उसने झट से माँ से तुम्हें ले लिया था और अपने आंसू पोंछ लिए थे। फिर वो हर वक्त साए की तरह तुम्हारे साथ रहता था। जब हैदर ने उसे ज़बरदस्ती इंग्लैंड भेजा तो उसने बहुत एहतजाज किया कि वो नहीं जाएगा क्योंकि तुम अकेली हो जाओगी, लेकिन फिर वो तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे सौंप गया। लेकिन जब वो वापस पाकिस्तान आया तो वो समझदार हो गया था। वो जानता था कि अब तुम बड़ी हो गई हो और अब वो तुम्हारे वैसे ख्याल नहीं रख सकता, लेकिन वो हमेशा से तुम्हें अपनी ज़िम्मेदारी समझता था। तुम्हें याद होगा कैसे वो तुम्हारी यूनिवर्सिटी की फ़ीस बगैर किसी को भी बताए जमा करवा देता था। घर में सब समझते थे कि तुम्हारी पढ़ाई और तुम्हारे दूसरे अखराजात में तुम्हारे नाना की पेंशन से पूरे करती हूँ, लेकिन असल में ये अखराजात जैन की सरदर्द था। मुझे तो कभी पता ही नहीं होता था कि तुम्हारे एडमिशन, तुम्हारी फ़ीस, तुम्हारी ट्यूशन फ़ीस, किसी भी चीज़ का, और जो हर महीने मुझे पैसे देता था वो तुम्हारे लिए ही देता है। अगर उसकी माँ मान जाती तो वो भी कभी ऐसा कदम ना उठाता, मतलब ऐसा तुमसे निकाह ना करता। लेकिन फिर भी एक बात बताओ, वो मुझसे इजाज़त लेकर गया था, और हाँ, हैदर से भी। हैदर ने फारिया की ज़िद देख कर ही उसे इजाज़त दे दी थी। अब जो भी फैसला तुम करो मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मेरे बच्चे का दिल ना तोड़ना।
अपनी बात मुकम्मल करके वो चली गई थी और रोहा सोचने लगी कि उसे भी ये सब क्यों नहीं दिखाई दिया। उसे तो ये सोचकर ही खुशी हो रही थी कि जिसके लिए उसने लड़कपन से चाहा था वो तो बहुत पहले से ही उसका मुकद्दर में लिख दिया गया था, शायद उसके पैदा होने से भी पहले। और आज पहली बार वो बहुत पुरसुकून सो गई थी, गहरी मीठी नींद। सुबह नमाज के वक्त उसकी आंख खुली तो वो जल्दी से बिस्तर से निकल गई थी। उसने रब का शुक्र अदा करना था इतना अच्छा और मोहब्बत करने वाला शख्स उसके नसीब बनाने के लिए। दूसरी तरफ जैन सारी रात करवट पे करवट बदलता रहा था। रोहा की बातें सुनने के बाद वो बहुत परेशान हो गया था। नींदें आज उससे कोसों दूर थी। वो नाश्ता किए बगैर ऑफिस आ गया। अपनी सीट संभालते ही उसने अपने सेक्रेटरी को बुलाया और उससे कहा कि हमदानी इंडस्ट्रीज़ को पैगाम भेजो कि अगर उन्हें हमारे साथ काम करना है तो हमारी कुछ शराइत हैं और हमारी पहली शराइत आज ही पूरी होनी चाहिए। अपने सेक्रेटरी के जाने के बाद उसने सुकून से सीट के साथ टेक लगाकर आंखें मूंद ली थीं। रोहा आज वक्त पर ऑफिस आ गई थी, लेकिन उसने अभी अपनी सीट संभाली ही थी कि उसके पास बॉस का पैगाम आया। रोहा शाहवेज़ हमदानी के ऑफिस में दाखिल हुई तो थोड़ी देर फॉर्मल गुफ्तगू करने के बाद उसने रोहा को ये खबर सुनाई कि वो उसके काम से मुतमईन नहीं है, सो वो उसे आइंदा वहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। रोहा बेदिली से उठकर चल दी थी, लेकिन दरवाजे तक पहुँचकर उसे जैन की बात याद आई। वो एक झटके से पीछे मुड़ी। सर, इफ़ यू डोंट माइंड प्लीज़, क्या आप मुझे बताएंगे कि मुझे जॉब से क्यों निकाला जा रहा है? जी नहीं, मैं बिल्कुल भी माइंड नहीं करूँगा। इनफैक्ट जिसके कहने पर आपको निकाला जा रहा है उनका कहना था कि आप ज़रूर जानना चाहेंगी कि वो कौन है। तो मैम रोहा, आपको जैन हैदर के कहने पर इस जॉब से निकाला जा रहा है। रोहा को यही उम्मीद थी और वो यही नाम सुनना चाहती थी, लेकिन हकीकत से उसे इस वक्त गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन उसके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि उसके होठों पर एक जानदार मुस्कुराहट आ गई थी। वो कमरे में दाखिल हुई और सामने पड़े सोफे पर दराज हो गई थी। अम्मा भी ने ऐनक दुरुस्त करते हुए उसे देखा था। रोहा, आज जल्दी लौट आई हो? वो सीधी होकर बैठ गई थी। जी आ गई हूँ। उदासी की वजह आपका लाडला और इसकी वजह आपका लाडला पोता है, जिसने मुझे जॉब से निकलवा दिया है। अम्मा भी मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगी थी। चलो अच्छा ही किया उसने, तुम्हें क्या ज़रूरत है नौकरी की? मेरा पोता माशाल्लाह से लाखों कमाता है। अम्मा भी से बहस करना फजूल था। उसने अपना बैग उठाया और अलमारी की तरफ बढ़ गई थी। बैग अलमारी में रखकर अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में घुस गई थी। आज सब लोगों ने अम्मा बी के कमरे में महफिल जमाई हुई थी। हैदर हसन बहुत खुश थे। आज बहुत अरसे के बाद फारिया भी सबके साथ बैठी हुई थी और अब रोहा को अपने पास बिठाया बहुत खुशदिली से उससे सब बातें कर रही थी और हर बात का जवाब देते हुए तायदी के लिए ही रोहा की तरफ देखती और वो फर्माबरदारी बहू की तरह उनकी हाँ में हाँ मिला रही थी। रात गए महफिल अपने अहतमाम को पहुंची और सबके जाने के बाद रोहा किचन में आई। अम्मा बी के लिए चाय पानी लेने आई तो किचन से खटपट की आवाज़ें आ रही थीं। उसने जाकर देखा तो जैन हैदर कप फोल्ड किए हुए चूल्हा जलाए हुए अपने लिए खाना गर्म कर रहा था। वो सोच में पड़ गई कि जाए या फिर यहाँ से ही मुड़ जाए। तभी जैन की आवाज़ सुनाई दी, आ जाओ अंदर। रोहा हैरान हुई कि कैसे पता चला मैं हूँ। जैन ने मुड़कर उसकी तरफ देखा था और दोनों बाजू सीने पर बांधकर बड़ी दिलकशी से मुस्कुराया था। ये एक राज है जो बीवियों को कभी पता नहीं चलना चाहिए। उसकी बीवी कहने पर वो सटपटा गई थी। आप क्या कर रही हैं? वो बात बदलने के लिए बोली थी। मैं तुम्हारे करने का काम खुद कर रहा हूँ। वो जितना इस टॉपिक से बचना चाह रही थी वो उतना ही घुमा फिरा कर उसी बात पर ले आता था। आप हटे, मैं कर देती हूँ। नहीं यार, संडे तक रुक जाओ, तब तक तुम दुल्हन हो, जब तक तुम दुल्हन जो हो उसके बाद पक्का ये तुम्हारी ही ड्यूटी है। रोहा को ढेर सारी शर्म ने आन घेरा था। उससे पलकें उठाना मुश्किल हो गई थी। जैन ने बहुत दिलचस्पी से उसकी बदलती रंगत को देखा था और खाना लेकर डाइनिंग पर बैठ गया था। साथ उसे दावत देना नहीं भूला था। वो आज बात ब बात उसे हैरान कर रहा था। तुम्हें मुझसे ये भी तो शिकायत है ना कि तुम मुझे जब खाना बना देती हो तो मैं तुम्हें पूछता ही नहीं हूँ। और रोहा का बस नहीं चल रहा था कि वो उड़कर अम्मा बी के पास पहुँचे जो उसकी सारी बातें उसको बता रही हैं। और हाँ, मैं खड़ूस भी बहुत हूँ और हाँ, खुद को कहीं का शहजादा समझते हूँ उसकी बातों पर वो शर्म से पानी पानी हो रही थी। उसने जल्दी से पानी की बोतल ली और वहाँ से जाने में ही अपनी आफियत जानी थी। सुनो, वो दरवाजे तक पहुँच चुकी थी। उसने मुड़कर नहीं देखा लेकिन रुक गई थी। मैं तुम्हें संडे नाइट को बताऊंगा कि मैं कितना खड़ूस हूँ।
और उसकी बात पूरी होने से पहले ही वो वहाँ से भाग गई थी। कमरे में पहुंचकर उसने अपने दिल पर हाथ रख लिया जो बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। फारिया मामी रोहा को ढूंढती हुई पिछले सहन तक चली आई जहां वो आज माली से मिलकर पौधों की काट-छांट करवा रही थी। फारिया मामी के बुलाने पर जल्दी से हाथ झाड़ती हुई उन तक पहुंची थी। जी मुमानी, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, मैं तो ये कहने आई थी कि बाहर गाड़ी में ड्राइवर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। तुम जाओ जल्दी से वलीमे का सूट भी ले आओ, पार्लर से मेहंदी भी लगवा आओ। जी। वो मुअद्दिब सा सर हिलाती हुई वहाँ से चली गई थी और फारिया मामी वहीं पर पड़ी कुर्सियों पर धूप सेकने लगी थी। कभी कभी जब हम फैसला नहीं कर सकते तो अल्लाह को ही वसीला बना देता है और हमारे लिए फैसला करना आसान हो जाता है। उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। उन्हें रोमा से बहुत प्यार था। एक ही भांजी थी, उन्हें रोमा से बहुत प्यार था। एक ही भाई था और उसकी इकलौती बेटी थी। जैन को रोहा से कोई भी रिश्ता ना रखने का वादा लेकर वो भाई के घर गई और उन्हें यकीन दिलाया कि जैन रोमा से ही शादी करेगा। वो काफ़ी देर वहाँ रहीं लेकिन उसी दौरान रोमा उन्हें नहीं दिखाई दी थी। भाई से पूछने पर उन्होंने बताया कि वो अपनी किसी दोस्त के घर गई हुई है। वो वज़ू करने के इरादे से उठी और उनके भाई के घर उनके लिए मुख्तस किए गए थे मुख्तस कमरे में गई थी। नमाज पढ़ रही थी, तभी उन्हें साथ वाले कमरे से रोमा की आवाज़ आती हुई शायद किसी फ़ोन पर बात कर रही थी। गैर इरादी तौर पर उसकी बातें सुनने लगी थी। अरे कौन? वो मेरा कज़िन जैन। सही कह रही हो, बहुत ही हैंडसम है, लेकिन वहाँ मेरी दाल नहीं गलने वाली। मैं उससे मोहब्बत का इकरार किया तो कहता है वो तो बहुत पहले ही किसी और का हो चुका है। जितना वो डैशिंग और हैंडसम है, मैंने सोचा लड़की भी कोई ऐसी ही होगी, लेकिन लड़की कौन निकली? वो बहन जी, उसकी यतीम कज़िन रोहा कमाल। तुम्हें पता है, ज़िंदगी में पहली बार मुझे किसी पर रश्क भी आया और हसद भी हुआ। क्या है वो लड़की? और देखो, जैन जैसा शख्स उससे मोहब्बत करता है। तुम्हें पता है, मैंने अपने दोस्त शावेज़ हमदानी के ऑफिस में उसको जॉब भी दिलवाई थी और मैंने उसे समझा दिया था कि वो उस लड़की को जैन की नज़रों में गिरा दे तो मैं उससे शादी कर लूँगी। लेकिन उस बेवकूफ़ की कुछ करने से पहले ही वो जैन की नज़रों में आ गई और जैन ने शावेज़ हमदानी से कोई डील फाइनल की और शर्त रखी कि वो रोहा को जॉब से फारिग कर दे। और अब भी बहुत शुक्र कह रही थी वो और बहुत कुछ कह रही थी, लेकिन फारिया बेगम सुनने में साकत नहीं थी। जो लड़की इतनी प्लानिंग कर रही है, ये ना जाने हमारे साथ बाद में क्या करती। लेकिन उन्हें इससे कोई गिला नहीं था क्योंकि वो तो नासमझ थी जो ऐसा कर रही थी। लेकिन वो खुद इस्ताबी के अमल में गिर गईं। वो खुद क्या करने चली थी? अपने बेटे की खुशियों का गला घोटने चली थी। वो तो रोमा की शुक्रगुजार थी जिसकी वजह से उनकी आंखों पर से पट्टी खुल गई। वलीमा एक शानदार होटल में मुनक़िद किया गया था जिसमें शहर की बड़ी बड़ी शख्सियत ने शिरकत की थी। खुद जैन के घर वाले भी हैरान थे, इतने बड़े पैमाने पर इंतज़ाम किया गया था। वो गिरे कलर के 3 पीस सूट में मलबूस था, जबकि रोहा गिरे कलर की काम वाली मैक्सी में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। ब्यूटिशियन की महारत ने उसके हुस्न को दो आतिशा कर दिया था। जैन सब मेहमानों में मसरूफ़ था क्योंकि वो अब एक बिज़नेस टाइकून था और उसने अपने जैसे बहुत से बड़े बड़े बिजनेसमैन को मदऊ किया हुआ था। सबके साथ मसरूफियत में भी उसकी नज़रें स्टेज पर बैठी रोहा की तरफ जब उठती तो पलटना भूल जाती थी। फंक्शन के एहतमाम पर रोहा को लाकर गाड़ी में बैठाया गया था और वो सिरे झुकाए माजी में खो गई थी। होश तो तब आया जब दरवाज़ा खोलकर जैन फ्रंट सीट पर बैठा था। उसने अपने आसपास नज़रें दौड़ाई तो घर वाले सारे जा चुके थे। ऐसे ये आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रही हो? जैसे भूत देख लिया हो। खौफज़दा तो मुझे होना चाहिए। रात के 3 बजे इतनी खौफनाक शक्ल देखकर अब जाकर सोऊंगा तो भी डरावनी ही ख्वाब आएंगे। उसने उसके मेकअप से लिपटे पुते चेहरे को निशाना बनाया था। वो आंसू रोकने की कोशिश में निचला लब कुचलने लगी थी और ये हरकत करते हुए जैन हैदर का मूड गारत कर गई थी और वो मज़ीद कुछ भी कहे बगैर उससे अपने फार्म हाउस ले आया था। बड़े से गैराज में गाड़ी रोककर उसने मुलाजिमा को उसे कमरे में पहुंचाने को कहा था और साथ ही उसके मोबाइल में कॉल आने लगी थी। स्क्रीन पर नजर आते नंबर को देखकर वो रोहा से पहले कमरे में चला गया और कमरे में टेरिस की तरफ खुलती ग्लास डोर खोलकर टेरिस पर चला आया और कॉल रिसीव करने कानों से लगाई थी। हेलो जैन हैदर, मैं शावेज़ हमदानी बात कर रहा हूँ। जैन हैदर ने मैं तुम पर केस करूँगा। तुमने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और तुमने उससे नहीं फिर सकते। मेरे पास सारे कागजात मौजूद हैं। मेरी तरफ से
शौक से जाओ कोर्ट, लेकिन इससे पहले वो कागजात किसी वकील से चेक करवा लेना, वरना ये ना हो कि तुम पर गलत केस करने पर हट जाने का दावा कर दूं। वैसे भी मेरे बारे में एक बात याद रखना, मैं अपनी इज्जत पर गलत नज़र डालने वालों को माफ़ नहीं करता। रोहा कमरे में दाखिल हुई तो गुलाब के फूलों की खुशबू जैसे उसमें भी रच बस गई हो। हर तरफ सफ़ेद गुलाब के फूलों और पत्तियां थीं। तभी जैन गिलास डोर को धकेलता हुआ कमरे में दाखिल हुआ था। रोहा को घबराहट सी होने लगी थी। वो दिलकशी से मतानत चाल चलता हुआ उसके करीब आया था और उसका हाथ पे पकड़कर बेड पर बिठाया था और ख़ुद उसके सामने बैठ गया था। पूछोगी नहीं कि हर तरफ सुर्ख गुलाब की जगह सफ़ेद गुलाब क्यों है? रोहा ने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा था। कहते हैं सफ़ेद गुलाब इंतज़ार की अलामत है। मैंने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया है, इसीलिए आज ये फूल मेरा इंतज़ार के एक एक पल को गवाह हैं। जैन ने उसके दाएं हाथ को अपने हाथ में थामा और फिर आहिस्तेगी से लब उसी हाथ की पुष्ट पर रखकर अपनी मोहब्बत की मेहर साबित की। वो झेप गई तो गहरी मुस्कुराहट ने उसके लबों का अहाता किया था। ये एकदम चार सू जिंदगी मुस्कुरा उठी थी। वो तो ना जाने कब से एक अनदेखी डोर में बंदी थी। उनका मिलाप तो अजल से लिख दिया गया था। तभी तो जैन के दिल में रोहा और रोहा के दिल में जैन बगैर कुछ कहे सुने उनके दिल के तहखानों में ना जाने कब से मौजूद थे। ख़त्म शुद। उम्मीद है आप सभी को ये नावल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपना रिव्यू कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पर। आप लोग बिस्मिल में कौन से पेज पर पहुँचे? मैं तो अभी तक नाइटमेयर लूसीफर ऐसे में अटकी हुई। लाइक कैसे इतना अच्छा है और उसको नाइटमेयर और लूसीफर क्यों कह रहे हो? चलिए अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं किसी और नॉवेल के साथ। जब तक अपना ध्यान रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।